बाजार में आज ऊपरी स्तरों से दिखी है प्रॉफिट बुकिंग और 13,000 के अहम आंकड़े के करीब है निफ्टी। आखिरी 1.5 घंटे में रिकवरी आएगी या फिर आज दिखेगा दबाव, और क्या करें कल की एक्सपायरी के पहले की तैयारी, ये रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और अनिल जी से जानेंगे कि थोड़े कंसोलिडेशन मुनाफा वसूली वाले बाजार में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और कौन से सेक्टर्स में फोकस है। पर पहले आपको बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि करीब दिन के निचले स्तरों पर बाजार ट्रेड कर रहा है। 13,000 के करीब निफ्टी होल्ड करने की कोशिश जरूर कर रहा है, 13,000 के आसपास ही ट्रेड होते दिख रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा दबाव आपको इस समय दिखेगा, तो बैंक निफ्टी लगभग 550 अंक नीचे है। मॉरिटेरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, कल वीकली एक्सपायरी और परसों आरबीआई पॉलिसी है, तो बैंक्स पर रखिए नजर। थोड़ा मार्केट एक्शन आज कंसोलिडेशन की तरफ आपको संकेत दे रहा है। इंट्राडे में जरूर निफ्टी 13,000 के नीचे फिसला था, पर फिलहाल लगभग 100 अंक फिसलकर 13,000 के करीब ही वहां पर आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा। बैंक शेयर सबसे ज्यादा गिरावट है, यहां पर 1.5% की आपको कमजोरी दिख रही है। मॉरिटेरियम मामले में जो सुनवाई है वहां पर हम सबकी नजर रहेगी। ऑयल एंड गैस शेयर्स यहां पर खरीदारी जारी है और गेल यहां पर नजर रखिए, 2 दिन में करीब 15% उछला है और जब से जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर आपको बताई थी इस स्टॉक के ऊपर, तब से देखिए शानदार तेजी रही है। यूरोप के बाजार 0.5% कमजोर खुले हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 150 अंक नीचे है, पूरा दिन ऐसा ही ट्रेड होता रहा है। डाउ फ्यूचर्स में लगभग 150 अंकों की ही गिरावट है, पर यूरोप से खबर जरूर आई है। यूके ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन और यूएस से कब मंजूरी आती है। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल जैसा कल हमने ग्लोबल मार्केट्स में देखा, आज हम थोड़ा कंसोलिडेशन आते हुए देख रहे हैं। कुछ ज्यादा भारी गिरावट नहीं है, विक्स में भी ज्यादा बदलाव नहीं है सर, पर बैंक्स थोड़े ऊपर नीचे दिख रहे हैं। आरबीआई पॉलिसी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है और मॉरिटेरियम मामले की सुनवाई भी है, तो बैंक्स पर इस समय ज्यादा नजर रखनी चाहिए जिस तरह से एक्शन बन रहा है सर। जी हाँ दीप, 30,000 के नजदीक पहुंचते बैंक निफ्टी में थोड़ी सी नर्वस 30 वाला मामला दिखता है कि जैसे 30,000 के नजदीक पहुंचते वहां प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बनते हुए दिखते हैं। कल भी ऐसा ही होता हुआ दिखा है, जब हम 30,000 के पास पहुंचे और आज सुबह लगा कि एक बार वापस से एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह की मजबूती दिखा रहा है शायद अच्छी तेजी बनती हुई दिखे, लेकिन आज एक्चुअली है ना सप्लाई है और सप्लाई सुबह से है, शुरू से है। जहां खुले वहां से लगातार बाजार नीचे ही आते हुए दिखे। आप देखिए मुश्किल से शुरुआती 10-15 मिनट में एक बार हरे निशान में बाजार ने लौटने की कोशिश की, उसके अलावा कंटिन्यूस आपको बिकवाली का प्रेशर है। और ये एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली है जो इतने लंबे समय के बाद बाजार में तेजी होने के बाद आना निश्चित है, और वही रेंज है जिसके आज सुबह हम जिक्र कर रहे थे 12,800 13,200, इस रेंज के ऊपरी एंड पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। जाहिर सी बात है कि थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्टिव कम है। आज डाउ फ्यूचर्स आपको थोड़ा नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं 150 पॉइंट के आसपास, तो वहां से हल्का सा दबाव आता हुआ दिख रहा है। एफआईएस के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन लगभग 80% के आसपास है, तो थोड़ी सी खरीदने की गुंजाइश कम है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की ओर इशारा कर रहे हैं, और ये प्रॉफिट बुकिंग बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है कि थोड़े एक अच्छे रनअप के बाद थोड़ा सा बाजार ठहरे, संभले और उसके बाद फिर से आगे का एक्शन बनाए। तो ठीक है, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले जो प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई है वो हो सकता है आज क्लोजिंग सेशन तक रहे। कल सुबह हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स के संकेत किस तरह के रहते हैं, लेकिन हाँ ये बात साफ है कि इस रेंज बाउंड ट्रेड में आपको एकदम परफेक्ट रेंज के हिसाब से ट्रेड करना है। ऊपरी स्तरों पर जहां रेंज का ऊपरी एंड आता है वहां पर प्रॉफिट बुक करें, आराम से इंतजार करें बाय ऑन डिप्स का। सबसे बढ़िया बात दीप ये है कि अब जो नवंबर में आपने पहले 3 हफ्तों में एक तरफा तेजी देखी थी वो माहौल थोड़ा सा आखिरी हफ्ते में बदलते हुए दिखा है, और वही दिसंबर की सीरीज में कंटिन्यू हो रहा है। यानी कि आप अपने लेवल से खरीदेंगे तो बाजार में आराम से आपको मौके मिलेंगे। तो जल्दबाजी ना करें, खरीदारी करने के लिए आपको मौका मिलेगा, और जब मौका मिले तो रुके भी ना। तो दोनों तरफ के ट्रेड हैं, उसी पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं बसीन साहब, और बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत, लेते हैं उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स। नमस्कार बसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो मार्केट का आउटलुक, थोड़ा करेक्शन आज दिखा है 13,000 के आसपास है निफ्टी, थोड़ा ज्यादा करेक्शन है या हल्का फुल्का, और अपडेट भी सर आपकी तरफ से। तो अनिल जी, थोड़ी सी न्यूज मेरे को सरकमस्पेक्ट है जो मैं 2 दिन से था। मेरे पे आज मार्केट में पक्का है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ शार्पर देन एक्सपेक्टेड करेक्शन।
सो प्लीज लिक्विडेट मोस्ट ऑफ योर लूजिंग पोजीशंस. अगर प्रॉफिट है तो बुक कीजिए. दिस इज नॉट द टाइम टू बी एडवेंचरस. आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस. और मुझे लगता है दिस अ वेरी वेरी गुड टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स. तो आज अब मैं जो कॉल्स भी देने वाले हैं अनिल जी, वो सब शॉर्ट साइड पे हैं. मुझे निफ्टा निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल हैज पीक्ड. दिस इज द टाइम टू सेल बुक प्रॉफिट. यू कैन सी अ शार्पर देन एक्सपेक्टेड करेक्शन. मैं अलार्म बेल नहीं जो रेस कर रहा, बट आई थिंक ऑल द गुड न्यूज इज प्राइस्ड इन. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर. अब आप कहें तो मैं कॉल दूं सर. सारी बेचने की है. जी सर, अरे क्या बात है, बताएं सर प्लीज. तो पहले बेचिए सर आईसीआईसीआई बैंक 477 से 79. स्टॉप लॉस है आज का हाई 488, टारगेट 455. दूसरा बेचिए एक्सिस बैंक 6 से 608, स्टॉप लॉस 616, टारगेट 580. बेचिए निफ्टी 13,055 से 65, स्टॉप लॉस 13,161, टारगेट 12,750. बेचिए बैंक निफ्टी 3,350 से 350, 29,750 का स्टॉप लॉस, टारगेट 28,800. ओके, तो यहाँ पर सब जगह बिकवाली करने की राय है आपके लिए बसीन साहब की तरफ से. 2 बैंक बेचना है और 2 इंडेक्स बेचना है. आईसीआईसीआई बैंक बेचिए आप 477 478 की रेंज में. 488 ये आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, और टारगेट बनेगा आपका 455 का. एक्सिस बैंक ये बेचिए 606 के आसपास, 616 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 580 के टारगेट के लिए. बेचिए निफ्टी 13,055 के आसपास, कैश लेवल्स पर बिकवाली करनी है. 13,161 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 12,850 तक आ सकता है निफ्टी. और बैंक निफ्टी 29,350 के आसपास बेचिए, 29,750 का स्टॉप लॉस होगा, और 28,800 के टारगेट के लिए. ये है वसीम साहब की तरफ से आपके लिए बिकवाली की राय. आइए वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. 2:50 पर फिर से आपसे होगी मुलाकात, और तब लेंगे आपसे कुछ और बेहतरीन पिक्स भी. आइए तब तक इवेंट्स पर डालते हैं नजर. जो इवेंट्स आपके लिए काम किए बताने के लिए तैयार है मानसी. बताइए. शुक्रिया अनिल सर, गुड आफ्टरनून. नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक आज होगी, जिस पर फोकस है. इसके अलावा लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है. टाटा मिस्त्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, इस पर भी नजर है. कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की अगर बात करें, बर्गर किंग आईपीओ का दूसरा दिन होगा कल. अजंता फार्मा 135 करोड़ का बायबैक खुलेगा. 1850 रुपए प्रति शेयर का दाम तय किया गया है. ओपेक प्लस की कच्चे तेल के उत्पादन पर एक बैठक कल होने जा रही है, और साथ ही किसान संगठनों की सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत कल होने वाली है. तीसरे दौर की बातचीत में काफी कुछ निकल कर आया, और डिसीजन के लिहाज से भी काफी अच्छे डिसीजन आते हुए दिखे, ऐसा सरकार का मानना है. लेकिन चौथे दौर की बातचीत में क्या होगा ये कल जानेंगे हम. साथ ही वीकली एक्सपायरी तो कल होगी ही. शुक्रवार के ट्रिगर्स की अगर बात करें, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है. बर्गर किंग आईपीओ का आखिरी दिन होगा ये, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना पर सर्वदलीय बैठक शुक्रवार के दिन होगी. ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर. आइए आपको बता देते हैं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जो बाजार खुलने के बाद एक्शन में आए हैं. वरुण के साथ. गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं. गुड आफ्टरनून दीप. देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर तो फाइजर की वैक्सीन को लेकर आई है, क्योंकि यूके में इनको अप्रूवल मिल गया है यूज़ करने का. ये सबसे बड़ी बात है. इसके अलावा खबर ये भी है कि यूरोप और यूएस में इसी महीने मंजूरी मिलने के अनुमान है, और इसी के चलते फाइजर के स्टॉक में आपने देखा अच्छी खासी तेजी देखने मिली है. हमारी एक्सक्लूसिव खबर पिरामल एंटरप्राइजेस को लेके कि ब्लैकस्टोन जो है उसको पिरामल ग्लास जो है, पिरामल एंटरप्राइजेस का जो हिस्सा है, उसको करीब $1 अरब में यहाँ खरीदने का इच्छा जाहिर की है ब्लैकस्टोन ने. आपको याद होगा इसके पहले बेन कैपिटल ने 80 करोड़ का ऑफर दिया था, तो ये ऑफर जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. तो एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए. एसआरएफ, गुजरात एल्कलीज, गुजरात फ्लोरो, यहाँ खबर यह है कि घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने के लिए डाइक्लोरोमेथेन नाम का एक प्रोडक्ट है, उस पर ड्यूटी जो है वो आगे भी जारी रहेगी. तो इन कंपनीज के लिए ये एक फायदे की बात है. भारती इन्फ्राटेल आज सुबह सुबह इसमें काफी सारे बड़े सौदे हुए हैं. 6 करोड़ 60 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं, यानी करीब 2.5% इक्विटी जो है वो बदली है. स्पाइस जेट, यहाँ ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि कोरोना के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोल्ड चेन सर्विसेज जो है उसको शुरू करने की योजना बना रही है ये कंपनी. एलेमिक फार्मा इस कंपनी की एक सब्सिडरी है. उनको कोविड की जो एक दवा है उसके फेज 1 ट्रायल के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है. ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स की जो दवा है एक अलग टाइप की, उसको बनाने की योजना बना रहे हैं. अडानी पोर्ट्स, यहाँ कार्गो वॉल्यूम जो है उसमें 10% बढ़ोतरी हुई है नवंबर के महीने में. आईओसी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बयान निकल के आया कि 2022 तक 10% ऑयल इंपोर्ट की निर्भरता जो है
उसको घटाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ बीपीसीएल का जो विनिवेश है उसको काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है, ये भी उनका कहना है। वेदांता, इस कंपनी की आज हियरिंग थी ट्यूटिकोरिन प्लांट को लेके, यहाँ पे इसको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जी खारिज कर दी है और कहा है कि अभी ये प्लांट शुरू नहीं हो सकता। थायरोकेयर मेट्रोपोलिस डॉक्टर लाल, यहाँ पे अब ओडिशा सरकार ने जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी कीमतें घटा दी है और जो कीमत रखी गई है वो अब तक की सबसे लोएस्ट है 400 रुपये पे। और बर्गर किंग का आईपीओ अब तक करीब 2% के 2% 2 टाइम्स के आसपास भर चुका है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन कॉल्स जहाँ खबरों वाले स्टॉक्स जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। एंड ऑफ कोर्स बर्गर किंग का आईपीओ पहले दिन ही बहुत अच्छा रिस्पांस। पर आइए कुछ कॉल्स तैयार हैं, चलते हैं जय ठक्कर के पास, जय का जैकपॉट के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या चुना है जैकपॉट के लिए। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। इंडेक्स के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा दीपांशु, और बैंक निफ्टी का एट द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन लेने की सलाह है। 29,200 का पुट ऑप्शन कल की एक्सपायरी का ही, जो करीब 240 रुपये पे मिल रहा है। इस पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे 99 का। पहला टारगेट रहेगा इसमें 400 का, दूसरा टारगेट बनेगा 490 का। बैंक निफ्टी में क्लियरली एक रिवर्सल है। मॉर्निंग में दीपांशु इंडेक्स में, चाहे वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में, क्लियर एक रिवर्सल नहीं आया था, और जब तक वो रिवर्सल नहीं आता है हम मोमेंटम को राइड करते हैं जनरली। बट देन वो एक रिवर्सल आने के बाद आई थिंक अब शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो उसके प्रीवियस लोज बने थे रिसेंट में, ये लोज थे लगभग 28,900 के, ये टूटेंगे तो लगभग और 300 पॉइंट तो इमीडिएटली यहाँ से गिरने को लगता है बैंक निफ्टी। वो लोज टूटने के बाद 28,900 के आसपास बना था, तो 28,700 के आसपास अगर लो बनता है तो वहाँ कहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म वापस बॉटम बनाना है तो बनाए। बट एक दफ़े वो लो टूटे ऐसा लगता है दीप, इसीलिए ये वाला पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है बैंक निफ्टी के कल के एक्सपायरी का 29,200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। बिल्कुल, तो 29,200 का पुट खरीदे बैंक निफ्टी का, और कल की एक्सपायरी का आपको खरीदना है। जिस तरह से थोड़ा बाजार पर प्रेशर इस समय बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। कई सारे और स्पेसेस हैं जहां पर थोड़ा एक्शन इस समय बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो हाई बीटा नेम्स हैं या फिर ऐसे नाम हैं जो बाजार में अच्छी तेजी दिखा रहे थे, वहां पर सबसे पहले गिरावट आ रही है। और बैंक्स ही हैं जहां पर इस समय प्रेशर थोड़ा और बनते हुए दिख रहा है। तो एक बार कुछ बैंक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू ले लेते हैं। वागले साहब, कैनरा बैंक 5% नीचे है, आज काफी तेजी से गिरावट आई है, क्या करना चाहिए सर? 105 के लेवल से और वीकनेस देखते हैं बनते हुए? वीक है लेकिन चौपी हो सकता है। मुझे दिन के हाई का स्टॉप लॉस लेके अगर बेचना है तो चलेगा, जो बहुत बड़ा है वो लिहाज से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग भी आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चौपी होगा, ये मेरा मानना है। कैनरा बैंक अगर 104 के लेवल तोड़ता है तो 99 तक जा सकता है। ओके, तो नजर रखिए कैनरा बैंक पे, जिस तरह से यहाँ पर गिरावट आ रही है। बाजार में थोड़ा गिरावट का माहौल है, थोड़ा आप प्रेशर इस समय देख रहे हैं, पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो पर अच्छी मूव आ रही है, और उनमें से एक स्टॉक है गेल गैस अथॉरिटी। यहाँ पर नजर रखिए, क्योंकि आज की गिरावट में भी ये स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है, और पिछले कुछ दिनों से देखें तो जबरदस्त तेजी है। बल्कि अगर आप पिछले 2 दिनों का एक्शन देखें तो लगभग 15% का उछाल ऑलरेडी आ गया है स्टॉक में, और मोमेंटम इस समय भी बरकरार लग रहा है। क्या है वजह जो गेल में इतना बड़ा उछाल आया है, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए गेल में ऐसी तेजी क्यों बन रही है? देखिए दीप, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि पीएनजीआरबी ने जो नोटिफिकेशन दिया था कुछ दिनों पहले यूनिफाइड गैस प्राइसिंग को लेके और साथ साथ गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन को लेके, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है कहीं ना कहीं गैस कंपनीज को मिलने का अनुमान है। डायरेक्ट फायदा तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा काफी होगा, क्योंकि इस नियम के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद गैस की जो खपत है ना उसमें बढ़ोतरी होगी, तो जाहिर सी बात है पाइपलाइन कंपनीज को भी इसका फायदा मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को, गेल जैसे कंपनीज को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। ये एक सबसे बड़ा पहला रीजन है। इसके अलावा आपने देखा कि कच्चे तेल के दाम में किस तरह की बढ़ोतरी होने लगी है। जब जब कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तब तक गैस की कीमतें भी बढ़ती है, और जाहिर सी बात है गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका फायदा भी गेल को होगा। तो ये दूसरी बात है। इसके अलावा अक्टूबर में अगर आप देखें तो जो नेचुरल गैस की खपत है उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, भले वो फर्टिलाइजर सेक्टर हो या फिर कोई और सेक्टर हो। ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है, और उससे भी गैस कंपनीज को फायदा होता है। तो ये तीसरा ट्रिगर है।
चौथा ट्रिगर ये है कि इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैश पड़ा है, करीब 1650 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है और मार्केट में बातें चल रही है कि काफ़ी सारी सरकारी कंपनी जो है जिन्होंने बायबैक नहीं लाया है, हो सकता है वो बायबैक लाए, पता नहीं, अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में ऐसी खबरें हैं। तो ये चौथा ट्रिगर है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि गेल के स्टॉक में इस तरह की तेजी देखने मिली है। बिल्कुल, और इस ट्रिगर में जी बिजनेस का भी योगदान रहा है और मैं अनिल जी से भी वो सवाल पूछना चाहूंगा। अनिल जी, हमने भी ये एक्सक्लूसिव खबर बताई थी सारे व्यूअर्स को सर 22 तारीख को, और तब से देखिए, तब से अब तक शेयर में ऑलरेडी 25% से ज्यादा का उछाल आ गया है। बायबैक का इंतजार है और हमने एक्सक्लूसिव खबर में बताया भी था सर कि अच्छे प्रीमियम पे आएगा, तो अब बाजार भी लग रहा है कि हमारी खबर पर ही फैक्टर इन कर रहा है अच्छे प्रीमियम का बायबैक। किस तरह से देखें इस तेजी को सर? डीप अनडाउटेडली अभी जो बढ़त हुई है वो PNGRB के ऑर्डर के बाद एक ज्यादा तेजी से बढ़त आई, लेकिन जब हमने गेल के डाइवेस्टमेंट की बात की थी तो हमने ये कहा था कि सबसे मजबूत कंपनी अगर जो बायबैक करने जा रही, माफ कीजिएगा डाइवेस्टमेंट नहीं बायबैक, सबसे मजबूत कंपनी अगर कोई बायबैक करने जा रही है तो वो गेल है, क्योंकि इसका कैश लेवल और बिजनेस दोनों ही बहुत स्ट्रांग है और आराम से आपको 115-120 के टारगेट मिलेंगे ये आते हुए नजर आएंगे। तो लगभग टारगेट आ गए हैं और अब ये टारगेट आने के बाद एक बार की आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली मार्केट में आप जो प्रॉफिट बुक कर लेंगे वो आपका है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट में यहाँ पर आपको गेल है या फिर आपके पास इस तरह के जो भी स्टॉक्स हैं वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, चाहे आपका टाटा मोटर्स हो जहां पर हमने खरीदारी करने की राय दी थी, वेदांता भी हमने दिवाली के दिन कहा था, आज देखिए 127-128 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अब धीमे धीमे आप प्रॉफिट बुक करें या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले ताकि आपके मुनाफे के ट्रेड नुकसान में न जाए। तो ओवरऑल 115-120 के जो टारगेट से वो हासिल हो चुके हैं, वापस अगर बाजार के करेक्शन में नीचे में एंट्री करने का मौका मिले तो फिर से किया जाएगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बढ़िया प्रदर्शन किया है और अब प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है। जी दीप। बिल्कुल, तो बढ़िया प्रदर्शन रहा है, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। बट डेफिनेटली जब से जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव कवरेज रही थी तब से हमने देखा है स्टॉक में जबरदस्त तेजी भी आती हुई दिखी है और एक्शन भी वहां पर भरपूर हुआ है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा एक्शन भरपूर हुआ है, क्योंकि अनिल जी भी हमें बता रहे हैं कि अब जो बढ़िया एक्शन वाले स्टॉक्स हैं वहां पर शायद मुनाफा वसूली का समय आ गया है। एक स्टॉक जिस पर फोकस करना चाहिए, छोटा स्टॉक है बट अच्छी तेजी बनी है, मार्क्संस फार्मा, और इसको हमने पहले भी चैनल पर हाईलाइट किया था एज एन इन्वेस्टमेंट पिक और वहां से देखिए अच्छी तेजी बनी है। देवांशी से जानते हैं मार्क्संस फार्मा क्या रहे हैं यहाँ पर बड़े ट्रिगर्स। देवांशी बताएं क्यों रही है स्टॉक में तेजी? बिल्कुल, आप देखिए मार्क्संस फार्मा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जी बिजनेस पर हमने आपको ये बताया था कि इसकी जो फंडामेंटल्स है वो बेहद मजबूत है और उसके बाद आप देखिए इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ दिखा है, एक मल्टीबैगर होता हुआ दिखा है, 4 गुना ये स्टॉक के भाव बढ़ते हुए दिखे हैं। साथ ही मैं आपको पहले बता दूं कि ये कंपनी क्या करती है, तो यूके में जो टॉप 5 भारतीय फार्मा कंपनी है उसमें से एक है ये कंपनी। साथ ही कई तरीके के ये मेडिसिन बनाती है, स्पेशली जो एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं इस पर इस कंपनी का ज्यादातर फोकस है। OTC प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बनाती है। तो हमने देखा था कि सारे जो उनके उत्पादन है उसकी जो मांग है उसमें धीरे धीरे जो बढ़त है वो हमने पिछले 2 या 3 महीने में ही देखी है। साथ ही आप देखिए यूके में 150 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है वो इस कंपनी के पास है, तो इससे भी हम देख रहे हैं कि इनकी जो मांग है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। यूएस से भी कंपनी की करीब 44% की आय आती है और यूएस में भी हमने देखा है कि जो मांग है वो इनके प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई दिखी है, जिससे सहारा मिलता हुआ दिखा है। यूके से करीब 40% तक की भी आय आती है। पेरेंटेज इनका काफ़ी मजबूत है, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि 2003 में ग्लेनमार्क से अलग होती हुई दिखी थी ये कंपनी। उसके बाद आप देखिए इसका जो पेरेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इसके अलावा आप देखिए क्यों इसमें तेजी आती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो जो दूसरी तिमाही के नतीजे थे वो काफी शानदार आते हुए दिखे थे। यूएस से जो आय है उसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखी थी इस कंपनी की। बहुत ही कम कंपनीज ऐसी थी जिसमें यूएस की जो आय है वो इस तिमाही में बढ़ी थी सेकेंड क्वार्टर में, क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन ये कंपनी की आय बढ़ी थी। यूरोप से भी जो आय है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है इस कंपनी की। 27% तक की बढ़त हमने देखी थी। मार्केट शेयर बढ़ने से इस कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और साथ ही आप देखिए कर्ज मुक्त है ये कंपनी, तो काफ़ी जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की, पेरेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार इस के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मांग बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के चलते मार्क्संस फार्मा फोकस में लगातार बनता हुआ दिख रहा है।
बिल्कुल। तो मार्क्सन्स फार्मा फोकस में रहा है, स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई और आज भी थोड़ा होल्ड आउट कर रहा है, हालांकि हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली का दौर आ रहा है। बंसल जी, मार्क्सन्स फार्मा पर कोई राय सर? जिस तरह से तेजी बनी है, मोमेंटम आते हुए दिखता है, अगर यहां से मुनाफा वसूली में डिप आए तो क्या फिर से खरीदारी का मौका बनेगा? देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है इसका, और मेरी समझ से दीपांशु इसको करेक्शन पे लेना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है यहाँ पर, अगर कोई करेक्शन मिलती है 59-60 रुपीज के लेवल्स मिलते हैं, 1.5-2 रुपए नीचे मौजूदा स्तरों से अगर मिलता है, तब ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 57 काफी अच्छा बेस है स्टॉक का, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर दीपांशु, काफी बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ये स्टॉक खुले नीले आकाश में गया है, तो डेफिनेटली इन स्तरों पर भी और करेक्शन पर भी बाय किया जा सकता है। ओके, तो बाय ऑन डिप का स्टॉक है, नजर रखिए इस स्टॉक पर। फिलहाल थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है पर होल्ड आउट कर रहा है। उतार चढ़ाव वाला बाजार है पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजर रखिए। अदानी एंटरप्राइजेज आज 7.5% ऊपर है और अभी थोड़ी देर में अदानी पोर्ट्स पर फ्रेश मूव आते हुए दिख रहा है और अब 3.5% की तेजी अदानी पोर्ट्स में भी है। और अनिल जी, मेरे को याद है आपने स्टॉक के बारे में कुछ दिन पहले चर्चा भी करी थी, आपने कहा भी था कि अपसाइड आते हुए दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स सर 3% ऊपर है वीक बाजार में और अभी फ्रेश खरीदारी भी आते हुए दिख रही है। बताएं सर, कोई फ्रेश व्यू होगा अदानी पोर्ट्स पर? अगर इसमें किसी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? दीप, टारगेट हासिल हो चुके हैं। मुझे याद है हमने 413-14 के आसपास खरीदारी की राय दी थी। 435, 420, 425 और 435 के टारगेट मैंने दिए थे, तो 435 तक के टारगेट आ चुके हैं। कल भी हमने बताया था कि आप टारगेट अपने ऊपर की तरफ टारगेट तो रखें ही, लेकिन स्टॉप लॉस रिवाइज करते चलें। अब भी अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप 445-450 की रेंज के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब 430 पर ले आए, ये ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अभी भी फ्रेश मूव बड़ा तगड़ा आता दिख रहा है। दोनों अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स बड़े मजबूती के साथ चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वैसे तो टारगेट 435 तक के हमारे तीसरे टारगेट जो भी थे 420, 25 और 435 आ चुके हैं, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मार्केट के मूड माहौल को देखते कर भी लेना चाहिए। बाद में फिर से देखेंगे करेक्शन में फिर से आप खाली रहेंगे तो जगह रहेगी आपके पास एंट्री करने की, तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे कि अनिल जी बोल रहे हैं, मौका अच्छा मिल रहा है, थोड़ा बाजार उतार चढ़ाव वाला है, पर तीनों के तीनों टारगेट्स हिट हो गए हैं अनिल सर के, और अब शायद थोड़ा समय है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस बीच मॉरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दोबारा शुरू हो गई। आज सुबह से ही चल रही है सुनवाई और लंच के लिए एक ब्रेक हुआ था, अब दोबारा सुनवाई शुरू हो गई। पर अदानी पोर्ट्स नजर रखिए, तीनों टारगेट्स हिट हो गए हैं, जैसा कि अनिल जी हमें बता रहे थे। एक बार देख लेते हैं क्या राय दी गई थी आपको इस स्टॉक पे। अब ऐसा लग रहा है कि अदानी पोर्ट भी यहां से बड़े मूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। अदानी पोर्ट हमें लगता है 404 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। मिनिमम टारगेट जो आपको रखना है कम से कम वो 420 का रखना है, और 420 के बाद उस समय मार्केट का मूड माहौल देख लें, और अगर मूड माहौल ठीक दिखे या सीमित दायरे का दिखे तब भी आप बेचें ना, क्योंकि टारगेट आपको 425 और 435 के रखने हैं। मंगलवार के लिए अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय होगी हमारी। अदानी पोर्ट शुक्रवार को हमने आपको खरीदारी करने की राय दी थी 412-13 पर, और आपको 404 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय दी थी। 420 का पहला टारगेट था, 425 का दूसरा टारगेट है। टारगेट हिट स्टैंप लगा सकते हैं, और अब भी मैं कहूंगा कि आप यहां पर बुक मत करिए। 435 के टारगेट के लिए इसे होल्ड करिए। अब आपको स्टॉप लॉस 412-13 पर ले आना चाहिए, तो स्टॉप लॉस ऊपर कर लीजिए 412-13 पर, और 435 तक के टारगेट के लिए इसे होल्ड करिए। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए अदानी पोर्ट्स पर राय, और देखिए शानदार मूव स्टॉक में आ चुका है और आज भी वीक बाजार में आपको अच्छी तरह से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स बढ़िया मूव है यहाँ पर। एक बार एक व्यू अदानी एंटरप्राइजेस पर भी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी तेजी का माहौल है और 8% का उछाल अदानी एंटरप्राइजेस दिखा रहा है। बंसल जी, अदानी एंटरप्राइजेस 450 के पार है, इस समय ट्रेड बनता है क्योंकि वीक बाजार में 8% की तेजी है स्टॉक में। देखिए दीपांशु, काफी बड़े ब्रेकआउट्स दिखा रहा है अदानी एंटरप्राइजेस, और ये अब वो अनचार्टेड टेरिटरी में आया है। दीपांशु, उन लेवल्स को तोड़ा है अदानी एंटरप्राइजेस ने जब इसका अदानी एंटरप्राइजेस में डीमर्जर हुआ था, और जितने ये अदानी गैस, अदानी ग्रीन
इन सब का जन्म हुआ था, तो उस डीमर्जर के जो पहले के हाइज थे उनको तोड़ के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है अनचार्टेड टेरिटरी में, खुले नीले आकाश में। कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, तो जिनके पास है होल्ड करें, और जो बिना स्टॉप लॉस के खरीदना चाहते हैं ले सकते हैं, मतलब कि मजबूत हैं, तो उनको क्लियरली बाय करना चाहिए। और दीपांशु एक हाईलाइट हो रहा है, ये अदानी इंटरप्राइजेस मेरे मित्र कुणाल जी का पिक ऑफ द सीरीज था नवंबर का, और तब से कंटिन्यूसली एक नॉन स्टॉप रैली दिखा रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। अदानी के सारे स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, बड़े एक्शन में दिख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स भी, और रेलवे फ्रेट बड़ी तेजी से बढ़ा है। क्या हुआ है, डेवलपमेंट बताने के लिए तैयार है वरुण। वरुण बताइए, रेलवे फ्रेट में बड़ी तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है? डेफिनेटली अनिल जी मिली है, क्योंकि जो माल ढुलाई है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है, तो अगर माल ढुलाई बढ़ेगी तो रेलवे फ्रेट भी बढ़ेंगे। नवंबर में जो ढुलाई है उसमें करीब करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, और फ्रेट की जो लोडिंग है उससे कमाई में करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ के 10,650 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। कोयला के अलावा सभी कमोडिटीज जो है उसमें दरअसल अगर जो लोडिंग अगर आप देखें तो उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। उसमें आप आयरन और देख लीजिए, करीब 13.8 मिलियन टन के आसपास है। अनाज, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इन सब की ढुलाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कोयला भी करीब 48.5 मिलियन टन है, लेकिन इसमें थोड़ी कमी आई है। वो एक बात बता देता हूं आपको, रोजाना औसत जो वैगन लोडिंग है उसमें करीब 4.6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और ये तब हुआ है जबकि पिछले महीने काफ़ी सारी छुट्टियां थी त्यौहार के चलते, जो तूफान आया था निवार, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला था। लेकिन इसके बावजूद जो ढुलाई है और जो ओवरऑल फ्रेट है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो कि साफ दर्शाता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें अच्छा खासा सुधार हो रहा है। इसके लिए इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स और साथ साथ रेलवे स्टॉक जो है वो आपके रडार पे होने चाहिए। तो बड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है, इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स यहां पर नजर रखिए। यहां पर माल ढुलाई में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही, पहले धुलाई हो रही थी, अब धुलाई हो रही है, तो फर्क पड़ गया। अब पहले बिल्कुल सब कुछ बंद था, अब सब कुछ खुला है, तो जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत सिर्फ रेलवे की माल ढुलाई में बढ़त से नहीं आते दिख रहे हैं, एक और स्पेस है जिससे बड़े संकेत आते दिख रहे हैं, वो है टू व्हीलर्स की बिक्री। जबरदस्त बिक्री, लगातार तीसरे महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री जबरदस्त तेजी दिखाती हुई नजर आ रही है। कुशल गुप्ता हमारे साथ है तैयार सारे डेटा और रिसर्च लेकर। कुशल बताइए, टू व्हीलर्स पर क्या कह रही है आपकी रिसर्च? अनिल जी, टू व्हीलर स्पेस, इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल स्पेस भी जो है लगातार पिछले 3 महीनों से तेजी का दौर दिखा रहे हैं। जब से अनलॉकिंग शुरू हुई है, कहीं ना कहीं लोगों की जो पेंटअप मांग है वहां पर बढ़ोतरी तो हमें देखने को मिली ही है। साथ साथ अगर आप त्योहारी मांग की भी बात करें तो दिवाली की वजह से कहीं ना कहीं नवंबर महीने में जो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो भी अनुमान से काफी बेहतर आए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टॉप 6 कंपनीज है टू व्हीलर स्पेस में, उनके ओवरऑल अगर आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड देखेंगे तो करीब 16% की बढ़त रही है। और जहां तक कंपनी स्पेसिफिक की बात है तो टीवीएस मोटर्स यहां पर सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर निकल कर आया, करीब 25% की बढ़त इन्होंने दर्ज की थी नवंबर में। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प 14.5% का उछाल यहां रहा है, और साथ साथ बजाज ऑटो यहां पर भी 12% की अपसाइड हमें देखने को मिली है इनके ओवरऑल यूनिट सोल्ड में। तो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो अब तक तो जो ट्रेंड रहा है वो काफी पॉजिटिव रहा है। हालांकि कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिसंबर महीने से कहीं ना कहीं मांग में थोड़ा सा धीमा पर आने की संभावना लग रही है। तो यह है टू व्हीलर स्टॉक्स पर पूरी तरह से रिसर्च, जहां पर नवंबर के महीने में लगातार तीसरा महीना ऐसा है जहां पर अच्छी बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। लगभग सभी कंपनियों ने बिक्री में बढ़ोतरी दिखाई है। ये एक अच्छा संकेत आपके लिए टू व्हीलर्स की बिक्री से आता हुआ। आइए बढ़ते आगे, और 2:30 बजे का वक्त है। मेरी स्ट्रेटेजी के पहले सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार, और आइए उनसे लेते हैं उनकी सदाबहार शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सेठी साहब, कल की पिक तो आपका कमाल कर गई। मेरे ख्याल से कल आपने यूपीएल खरीदारी करने की राय दी थी। जी हाँ, यूपीएल में बड़ा एक्शन आता हुआ दिखा है। उसके लिए बधाई। सुबह सुबह बड़ा गैप से खुला और आपके टारगेट भी हासिल हुए। बताएं सर, आज कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू यूपीएल याद रखने के लिए। आज सुबह ही जो कल के मेरे 450 के टारगेट थे वो मीटअप हो गए। कल 433 पे इस स्टॉक को रिकमेंड करा था। जहां तक आज का सवाल है अनिल जी, 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का, एक एफएडओ का।
जो कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, आज देखिए बाजार में हमने ऊपर से एक अच्छी खासी गिरावट देखी, बाकी सब सेक्टर्स में दबाव है, लेकिन मेटल्स और माइनिंग वाला सेक्टर आज भी परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है ये सेक्टर बिल्कुल आगे भी अच्छे अपसाइड दिखाता रहेगा। तो यहाँ से मैंने एक कंपनी, एक बहुत ही शानदार कंपनी पिक करी है। कंपनी का नाम है मोइल, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, मोइल, जिसका अभी करंटली प्राइस चल रहा है 132 रुपए का। एक मिनी रत्ना पीएसयू कंपनी है जिसकी 11 माइंस है महाराष्ट्र और एमपी में, और कई तो इसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 50% ऑफ इंडिया डिमांड इज मेड बाय दिस कंपनी। और बाकी मैंगनीज का यूज ड्राई बैटरी में होता है तो वहां से भी अच्छी डिमांड है। बाकी फंडामेंटल बहुत ही सॉलिड है। पिछले साल डिविडेंड दिया 6 रुपए का, तो डिविडेंड यील्ड होती है अराउंड 4.5%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 33% का, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16%, डेट इक्विटी रेशियो 0 है और बहुत अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो हो रही है। मुझे लगता है जिस तरह की तेजी बाकी के मेटल स्टॉक्स में देखी गई है, और ये स्टॉक अभी भी अपने जो ईयरली हाइज है अराउंड 170 के, वहां से काफी नीचे है। मुझे लगता है इस स्टॉक को 132 के आसपास के लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का 145 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 125 का। 125 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। 145 रुपए के टारगेट के लिए मोइल। सारे मेटल और माइनिंग स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। एनएमडीसी देखिए, नेल को देखिए, बढ़िया खरीदारी होती दिख रही है। इन तमाम सेल देखिए सरकारी कंपनियों में। मोइल एक और ऐसी ही बेहतरीन कंपनी जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। सेठी साहब की राय 145 के टारगेट के लिए। सुमित जी तो आज नहीं है, लेकिन हाँ इस पर एक राय जरूर ले ली जाए इसके चार्ट्स पर। जरा जय इसके चार्ट्स देखिए और बताइए क्या करना चाहिए। देखिए बात करते करते देखिए एनएमडीसी की भी खबर आ गई। एनएमडीसी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, लगता है ऐसा। लंप आयन और के दाम 4,500 रुपए प्रति टन तय किए। देखिए 3% एनएमडीसी मजबूत है। जय जरा एक बार बताइए मोइल के चार्ट्स। श्योर अनिल जी ओवरऑल मेटल सेक्टर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कर रहा है और ये कर सकता है, बिकॉज ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि ये पूरे सेक्टर्स में एक अच्छी तेजी देखने मिल रही है और काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है मोइल में। इसमें जो इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म में बनकर आ रहा है वो 143 का है अनिल जी, और 143 तो शॉर्ट टर्म का टारगेट है, बट पोजिशनल टारगेट्स अगर हम देखें तो जो हिसाब से एक वॉल्यूम्स हुए लास्ट हफ्ते 10 दिन में और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है अनिल जी, तो पोजिशनली तो मुझे लगता है कि 160-62 तक के लेवल भी देख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में 142 एंड पोजिशनली 160-162 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं मोइल में। तो ये है आपके लिए मोइल पर आए, स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। सेठी साहब और कोई स्टॉक आपके रडार पर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, एक F&O का भी स्टॉक है जो अभी अभी आया है रडार पे। मुझे लगता है आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक तो वैसे मैं कई बार निचले स्तर पे 1220-1250 के लेवल पे रिकमेंड किया हुआ है, जो कि आजकल 1525-30 के लेवल पे चल रहा है। बट मुझे लगता है जिस तरह का स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखा जा रहा है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1550 के लेवल बिल्कुल इसमें कल ही मुझे लगता है आने चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1515 रुपए। ओके तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से उनकी दूसरी शानदार पिक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। पहले भी यहाँ पे हमने कॉल्स देखी हैं और शानदार मूव स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। शुक्रिया सेठी साहब अपनी बेहतरीन पिक शेयर करने के लिए। आइए 2:30 बज गए हैं, चलते हैं अनिल जी के पास उनकी स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी ग्लोबल क्यूज थोड़े सुस्त हैं, कुछ ज्यादा भारी गिरावट नहीं है सर। सुबह हमने देखा था डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 अंक नीचे थे, उसके बाद थोड़ी रिकवरी हुई, 50-60 अंक ही नीचे थे, उसके बाद फिर से फिसले हैं। इस समय देखेंगे तो 100-125 अंकों की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखेगी। यूरोप यहां पर भी शुरुआत सुस्त हुई थी सर, पर निचले स्तरों से एक्चुअली यूरोप में रिकवरी आ गई है। यूके के बाजार अब फ्लैट से पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस यहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी है और यूके ने तो मंजूरी भी दे दी है फाइजर की कोरोना वैक्सीन को। अब इंतजार है कि बाकी की यूरोपियन यूनियन और यूएस से कब मंजूरी आती है। एशिया की चाल अगर आप देखेंगे तो जापान एकदम फ्लैट क्लोज हुआ, चाइना एकदम फ्लैट क्लोज हुआ और हांगकांग में मामूली सी गिरावट थी। तो कोई भारी गिरावट नहीं हुई है और सर निचले स्तरों से रिकवरी भी है ग्लोबल मार्केट्स में। बताएं क्या करना चाहिए इस समय? अब मैं आपको बताऊं डेटा के हिसाब से कि क्या करना चाहिए, उसके पहले एक बिगुल बजाने की राय है और उसके बाद मैं आता हूं। ये बिगुल मेरे लिए नहीं है, मतलब ये बिगुल है वागले साहब के लिए, ये बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए। चार्ट कॉर्नर का भी बजा दीजिए और वागले का वंडर भी, दोनों बिगुल एक साथ बजा दीजिए।
समझ तो गए होंगे आप किस वजह से मैंने बिल्कुल एक साथ बजाया है, क्योंकि वागले साहब, कुणाल जी और राकेश जी बिल्कुल समान राय रखते हैं, एक जैसी। तो चलिए शुरुआत कीजिए, वागले साहब बताएं आपके लेवल्स और उसके बाद कुणाल जी, राकेश जी के भी लेवल्स। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। एकदम क्लियर कट बाय है, ये मार्केट जितना क्लियर नहीं है इतना ये स्टॉक क्लियर है। स्टॉक है M&M, बाय करके चलना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा मैंने जो लेवल पे आइडेंटिफाई किया वहां से थोड़ा सा ऊपर आ गया है। मेरा एक्चुअल आइडियल एंट्री 750-51 का था, अभी 758 हो गया है। तो 755-56 ये लेवल आएगा, यहाँ पर एंट्री करे। 747 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है ये 780 का पहला टारगेट, 800 का दूसरा टारगेट। 800 का टारगेट 1 से 2 दिनों का व्यू है। 780 का टारगेट शायद आज कल में आ सकता है। खरीदारी की राय महिंद्रा एंड महिंद्रा में वागले साहब की तरफ से, और खरीदारी की राय इसी में कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से बताएं सर। राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, जहां पर निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक नया हाई लगा रहा है, एक नया ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, क्लियर ब्रेकआउट है। वागले साहब ने लेवल्स दिए। अनिल जी, हमारे भी लगभग सेम से लेवल है। 737 रुपए पर 740 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। 740 पर स्टॉप लॉस रखें। और अनिल जी, जो टारगेट हमारा है, पहला टारगेट 780 रुपए का, 780 रुपीज का टारगेट है। 780, 790 ये दो टारगेट के लिए M&M में खरीदारी कराए। और अनिल जी, हम तीनों की ओर से आपका धन्यवाद। आपने अपनी बात बीच में रोक करके हम तीनों को अवसर दिया, इसके लिए हम तीनों की ओर से आपको धन्यवाद। अरे आप तीनों का सम्मिलित अनुभव मिलाकर, मतलब उसके सामने मेरा कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा इतनी एक साथ एक्सपर्टाइज आ रही है, तो मैं अपनी भावनाओं को थोड़ा सा रोक के, मेरा तो क्या है, डेटा एनालिसिस करना है, 5 मिनट आगे पीछे करूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा पहले, वैसे भी बात करते करते फिर भी थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो गया जो वागले साहब और आप देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा इससे पहले कि स्टॉक, और जैसे मुझे पता चला स्टॉक भी एक्शन में दिख रहा है, तो मैंने कहा चलिए पहले ले लिया जाए। अब दीप, आपके सवाल का जवाब एक बार, हाँ मैं डाउ फ्यूचर्स एक बार देख लेना चाहता हूँ। 125 पॉइंट नीचे लास्ट मैंने जब देखे थे डाउ फ्यूचर्स नजर आ रहे थे। अब उसके बाद आगे देख लेते किस तरह का रुझान है। अब पहले डेटा की तरफ बढ़ते हैं। पहले निफ्टी के डेटा। 13,000 ये अहम लेवल है निफ्टी पर। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 53 लाख शेयरों का। तो पहली चीज तो है कि 13,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। ये संभावना ज्यादा दिख रही है। और 125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत पैनिक वाली बात है। देखिए 30,000 के डाउ में 125 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे घबराहट वाली बात नहीं है। सावधानी की बात अपनी जगह, घबराहट वाली बात नहीं है। तो पहली चीज ये। और सावधानी की बात में क्या मतलब है कि सावधानी की बात का मतलब ये होता है कि आपके नंबर ऑफ पोजीशंस और क्वांटिटी दोनों लिमिट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5, 10, 15 स्टॉक में पोजीशन बनाकर बैठे कि मिड कैप में आग लगी है, स्मॉल कैप में आग लगी, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ऐसा भी ले लूं। जैसा वो जैन साहब कह रहे थे ना, अभी तो आइडियाज ज्यादा है, पैसे कम है, वैसा वाला मामला है। तो वो आइडियाज भी लिमिटेड कर ले और पैसे भी कम लगाएं, क्वांटिटी भी कम कर ले, ताकि आप संभाल सकें। तो क्या ये 200-500 पॉइंट ऊपर नीचे हो ना, बैंक निफ्टी, या 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो, तो उसमें है ना आप हिल डुल न जाए, एकदम मतलब बैलेंस न बिगाड़ दें। तो पहली चीज ये, नंबर ऑफ पोजीशंस कम करें, क्वांटिटी कम करें, और उसके बाद 13,000 के लेवल पर नजर रखें। 13,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। 12,950, 13,000 क्लोजिंग के लिहाज से मजबूत सपोर्टर, मेरा ये मानना है डेटा को देखकर, इसके नीचे बंद नहीं होगा। वर्स्ट के सिनेरियो में 12,950 भी नहीं बंद होगा, बाकी 13,000 के ऊपर बंद होने की पूरी संभावना है। ज्यादा संभावना यह है कि आप 13,035, 13,050 के आसपास अगर आज की क्लोजिंग दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे डेटा में बहुत खराबी नहीं दिख रही है। 53 लाख शेयरों का 13,000 के पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अब आइए ऊपर कहां जा सकते हैं। 13,100 के ऊपर बंद होना भी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि 42 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कॉल्स में वहां पर है। तो आपको बचा हुआ समय 13,000, 13,100 की रेंज में निकालना है, ये बात समझ में आ रही है। तो न 13,000 के नीचे आप बंद होने वाले हैं, न 13,100 के ऊपर बंद होने वाले हैं। बीचों बीच में तो आप कुछ न करें, छोड़ दें निफ्टी को, आज एक दिन निफ्टी छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉइंट नंबर 1, अगर 13,000 के नजदीक आए तो खरीदिए। 13,100, 13,125 के नजदीक आए तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी। समस्या यही है थोड़ी सी, वो भी थोड़ी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी है।
समस्या क्या है? समस्या ये है कि बैंक निफ्टी ने जो 29,500 तोड़ा है, ये बड़ा लेवल तोड़ा है। बड़ा इसलिए आज से नहीं कि आप 29,800 की कल क्लोजिंग दी, जो हाईएस्ट क्लोजिंग है 23 मार्च के बाद की, उससे 300 पॉइंट ही तो नीचे बंद हुए, 1% ही तो नीचे बंद हुए, तो फिर बड़ा लेवल कैसे हुआ? बड़ा लेवल इस लिहाज से हुआ कि 29,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कल की एक्सपायरी का, 13 लाख शेयरों का। तो 29,500 के नीचे जाने के बाद करीबन 28 लाख शेयर बैंक निफ्टी के ऐसे हैं पुट राइटर्स जो लॉन्ग पोजीशन में और जो नुकसान में। तो 29,500 के नीचे बंद होना ठीक नहीं है, ये थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। 29,500 के नीचे आज अगर हम बंद होंगे तो मामला थोड़ा सा चिंता वाला, मतलब हल्का सा पोजीशन कम करने वाला। चिंता वाला बात तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं आपको जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, वो 28,800 से लेके 29,050 के बीच में भरपूर सपोर्ट है, जितना आपको चाहिए। तो कमजोरी आपको बैंक निफ्टी में तभी दिखेगी जब आप 28,800 के नीचे ट्रेड करें। और देखिए 29,800 पर आप आज सुबह भी थे, कल की क्लोजिंग थी, तो 1000 पॉइंट की रिस्क तो आपको बैंक निफ्टी में लेकर चलनी पड़ेगी, 200-300 पॉइंट की रिस्क निफ्टी में लेकर चलनी पड़ेगी, ये तो मार्केट है। तो मेरे हिसाब से जो सिंपल आपको ध्यान में रखना है, 28,800 29,050 बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट है। 29,500 के ऊपर आप फिर से मजबूत हो जाएंगे, और जब तक वो नहीं होता तब तक आपके लिए 29,750 29,900 ऊपर सप्लाई का जोन है। तो अभी अगर आपकी बैंक निफ्टी की पोजीशन फंसी पड़ी है, तेजी की है, 29,500 के आसपास आए, 29,600 के आसपास थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, हल्के हो जाइए। बट मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है, पैनिक करने की जरूरत नहीं। अभी तक ऐसा कोई संकेत मुझे डेटा में या फिर मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से आप ये सोचे कि पूरा जीरो करके भाग जाएं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तेजी आप कम करें, क्वांटिटी के हिसाब से, नंबर ऑफ पोजीशन के हिसाब से, वो अगर आप करेंगे तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन अनाप शनाप आप खरीद लेंगे, ये सोचेंगे कि मैंने जिस भाव से खरीदा उससे नीचे जा ही नहीं सकता, तो आप तनाव में आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए। डेटा जो बता रहे हैं 29,500 ये आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, सपोर्ट 29,000 के आसपास, ऊपर रुकावट आपके लिए 29,800 के आसपास, ये आपके डेटा में साफ दिख रहा है। तो बस इतना ध्यान रख के आप ट्रेड करिए दीप। तो लेवल पे आने दीजिए, अगर नीचे की तरफ आपको मौका मिले 29,050 के आसपास, आप वहां पर खरीदारी कीजिए, और ऊपर में 29,700-800 आता है तो वहां पर शॉर्ट कीजिए। 29,500 के आसपास अपनी तेजी की पोजीशन को कम कीजिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये क्लियर हो गया है कि एक रेंज में है बाजार, थोड़ा बैंक निफ्टी ज़्यादा वल्नरेबल लग रहा है, पर परेशानी की बात नहीं है, कॉशियस रहना इस बाजार में ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए कुछ और स्ट्रैटेजीज आपके लिए तैयार हैं, चलते हैं जय ठक्कर के पास जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीपांशु, निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई है यही वाले घंटे में, और मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया सा एक सपोर्ट निफ्टी आईटी से मिल रहा है। सो टीसीएस में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ है, तो इसका 2750 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है 76 पर। 76 पर खरीदे आप, 56 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। दीपांशु, 2750 का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से टीसीएस में कंसोलिडेशन खत्म हुआ है और उसका इंडिकेटर्स में एक डेली क्लियरली बाय क्रॉसओवर दिखने मिल रहा है, ये पहला टारगेट इसका बनेगा 97 का, दूसरा टारगेट बनेगा 113 का। 97 113 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 56 टीसीएस को, बिकॉज क्लियरली आईटी स्टॉक्स आप विप्रो देखिए, टीसीएस देखिए, इन्फोसिस में कल अच्छी तेजी थी, आज थोड़ा बहुत साइडवेज है, बट ओवरऑल ट्रायंगुलर पैटर्न है जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये सेक्टर भले ही निफ्टी साइडवेज हो, मगर ये सेक्टर चलेगा ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए ये बाय रिकमेंडेशन है। 2750 का कॉल ऑप्शन आप खरीदिए, ये हराई जाएगी। 76 रुपए में खरीदना है, 56 का स्टॉप लॉस, 97 की जगह 96 रुपए का टारगेट रख लीजिए, तो क्या याद आराम से हो जाएगा। 76 में लेना है, 56 में खरीदना है, 56 का स्टॉप लॉस, 96 का टारगेट, जय ये चलेगा ना। अच्छा, और टीसीएस चलेगा तो निफ्टी को सहारा मिल जाएगा 13,000 का। ये अनिल जी, हाँ बढ़िया आइडिया है अनिल जी, वो याद रख, डेफिनेटली रह जाएगा। 76 पे खरीदे, 96 का टारगेट एंड 56 का स्टॉप लॉस बढ़िया है। और ये अनिल जी वही है कि अगर ये आईटी पैक ने अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ से सारी आईटी स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं, तो ये सेक्टर सपोर्ट अच्छा कर सकता है निफ्टी को। ओके, चलिए, तो आईटी सब कहीं कहीं आईटीसी टीसीएस अब ये सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, निफ्टी को सहारा देने के लिए। अच्छा, इस बीच देखिए नैस्डैक फ्यूचर रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। अब किसी भी वक्त नैस्डैक फ्यूचर आपको
लाल से हरे निशान में आते हुए नजर आएंगे। इंट्राडे के करेक्शन को एंजॉय कीजिए, डरिए मत। एंजॉय तभी कर पाएंगे जब आप ऊपरी स्तरों पर बेचते रहेंगे। यही सुबह भी हमने कहा कि देखिए आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर हल्के रहें, नीचे आपको मौके देगा। ये रेंज बाउंड मार्केट है, इस रेंज को आराम से ट्रेड करिए, पैनिक मत करिए, घबराइए मत। इसलिए मैंने कहा आपको डेटा पूरा विश्लेषण करके पैनिक करने से बचा दूं, नहीं तो लोग एक दिन की गिरावट पचा नहीं पाते, डर जाते हैं। डरिए मत, सावधानी रखिए। और फिर भी आपको ट्रेड करना है तो बढ़िया ट्रेड कीजिए, और वो बताने के लिए तैयार है किरण जी। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, एक बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिया है। नाम है टाइटन बाय करके चलना चाहिए। 1393-92 का लेवल है, इधर से बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1382 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 1415, 1420 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। जिस तरीके से जब मार्केट गिर रहा था इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, और जब अभी मार्केट थोड़ा सा सहारा ले रहा है 13,000 से 13,050 के लेवल्स क्रॉस करते नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि टाइटन थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता नजर आ जाना चाहिए, और 1415, 1415, 1420 के टारगेट्स आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये है आपके लिए टाइटन में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। बेहतरीन यहाँ पर। और अब तो गोल्ड के दाम भी थोड़े थोड़े बढ़ने लगे हैं। दीप सुबह बता भी रहे थे कमोडिटी बाजार में बाउंस आएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना। और इस बीच देखिए डाउ फ्यूचर्स की गिरावट 3 अंकों से 2 अंकों में रह गई है। 125 पॉइंट नीचे थे शो की शुरुआत में, अब 95-90 अंक नीचे। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी के संकेत आपको अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर से आते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शर्तियां मान लें कि रिकवरी होगी, लेकिन इस बीच आप देखिए 23,400 पर पहुंचता हुआ, माफ कीजिएगा 29,400 पर पहुंचता हुआ निफ्टी बैंक, और 13,065 पर पहुंचता हुआ निफ्टी। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी हमारे बाजार में भी निचले स्तरों से आ रही है। पैनिक मत कीजिए, बस एक ही चीज ध्यान में रखिए, इतना आपको मैं बता दूं, हल्के रहिए। पैनिक, सावधान रहने में और पैनिक करने में जो फर्क है वो समझ लीजिए। सुमित जी तैयार है एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए? आइए बिल्कुल के साथ करिए स्वागत। स्वागत है सुमित जी आपका। बताएं सर क्या करना है? नमस्कार अनिल जी। मेरे पास एक स्टॉक है और एक इंडेक्स है। मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा माहौल मतलब मैं खराब एकदम नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा बेरिशनेस का व्यू और देखने को मिल सकता है। तो मेरे पास जो एक स्टॉक है वो आज का वीकेस्ट स्टॉक है, वो सेल साइड में है कोटक बैंक। कोटक बैंक के अंदर यहाँ से और गिरावट देखने को मिलना चाहिए। कोटक बैंक मेरे को लग रहा है 1800 का लेवल तोड़ेगा और 1780, 1770 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज का ये वीकेस्ट काउंटर है, इसके अंदर 1800 का पुट लेके काम किया जा सकता है, जो कि 60 रुपए पे अभी मिल रहा है। कोटक बैंक का 1800 का पुट अभी खरीदारी करे, 60-61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 40 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 80 से 90 रुपए के बनेंगे, और कोटक बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से नीचे में 1780, 1770 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वीकेस्ट काउंटर है, कल और आज में स्टॉक ने दबाव दिखाया है, तो एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके लिए कोटक बैंक में बिकवाली करे, चाहिए तो 1800 का पुट खरीदारी करे। ओके, 1800 का पुट खरीदे। 1840 तोड़ने के बाद कोटक बैंक ने पानी नहीं मांगा, बार बार 1840 से घूम रहा था, और आज जो 1840 का ब्रेक किया है अब ये कमजोरी साफ दिखा रहा है। बराबर है सुमित जी, 1840, 1860 इस रेंज में आते ही सपोर्ट आ जाता था। आज तोड़ने के बाद एक भी बार सपोर्ट लिया नहीं इसने। एकदम सही बोला अनिल जी आपने। ये रेंज टूटी है, और ये रेंज टूट के ये कंटिन्यूसली नए लो पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स में अगर थोड़ी भी रिकवरी आती है तो ये नहीं रिकवर करता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा भी यहाँ से दबाव दिखाया तो ये 1780, 1770 के लेवल दिखा देगा। परफेक्ट, तो ठीक है, ये है आपके लिए राय कोटक बैंक में। और भी है सुमित जी कोई और दूसरा ऑप्शन? हाँ, या दूसरा कोई फ्यूचर्स? हाँ अनिल जी, अब इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स के अंदर अनिल जी बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी से ज्यादा गिरावट दिखाया है। बैंक निफ्टी अभी 1.25% के आसपास का वीकनेस दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से और देखने को मिल सकता है। इसके लिए बैंक निफ्टी, और वैसे भी बैंक निफ्टी ने 29,400, 29,500 के लेवल तोड़े जो कि सपोर्ट लेवल है। इसके लिए 29,300 का बैंक निफ्टी का पुट, कल की एक्सपायरी वाला एक्सपायरी ऑप्शन है ये, 29,300 का बैंक निफ्टी का पुट कल की एक्सपायरी वाला,
130 140 पे भी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 50 रुपए 50 रुपीज का, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 250 से 300 रुपए तक के। बाय बैंक निफ्टी 29300 पुट एट CMP, स्टॉप लॉस 50, टारगेट 250 से 300 के देखने को मिल सकता है। ओके, बैंक निफ्टी का पुट खरीदें, ये है राय इस वक्त आपके लिए। सुमित जी की तरफ से 29,300 वाला पुट खरीदिए, ये मिल रहा है आपको 140 रुपए में, कल की एक्सपायरी का 50 रुपए का स्टॉप लॉस और 250-300 के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, 2 एक्सपायरी के बेहतरीन ऑप्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए, बसीन साहब हो चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में तैयार, और बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है बसीन साहब आपका। पहले तो अपडेट, और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे कुछ आपकी बेहतरीन BTST कॉल्स भी। बताएं सर अपडेट्स के बारे में। सर अपडेट तो ये है कि टेक्नोलॉजी के शेयर आज चल रहे हैं बहुत जोर से, और उनमें ही हमने तेजी की थी। लेकिन मैं ये कह दूं कि निफ्टी में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत करीब आ गया है 161 का, तो अगर हो जाता है यू हैव टू गेट आउट। बैंक निफ्टी में अभी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। सिमिलरली आपको आज के हाईज दिए थे ICICI और एक्सिस बैंक में, वो भी बने रहिए। अगर वो स्टॉप होते हैं तो यू हैव टू गेट आउट, बट बैंक्स आर वीक। द स्ट्रेंथ इज इन टेक्नोलॉजी। जो आपको कल 2-3 दिन से मैंने कहा था, टेक महिंद्रा और विप्रो दोनों टारगेट हो गए। अभी की कॉल ये है सर कि मुझे अब PSUs में जैसे रुझान है, तो बाय है यहाँ से कोल इंडिया 28 सवा 28 में लीजिए, 25.5 का 35 का टारगेट। ओके, एक ही है सर, एक कोल इंडिया खरीदारी करने की एक ही है सर। मार्केट बहुत चॉपी है, और जैसे मैंने कहा आपको, इट कैन चॉप यू बोथ साइड्स, सो यू विल हैव टू ट्रेड विद स्टॉप लॉसेस, बट द अंडरलाइंग थीम इज दैट बैंक्स कैन सी मच मोर प्रॉफिट बुकिंग, तो यू शुड बी कॉशियस। अभी हमारा स्टॉप लॉस हुआ नहीं, 13,165 का स्टॉप लॉस है। अगर वो हो जाता है तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे निकलना पड़ेगा निफ्टी से, और आज के लिए यही है सर कोल इंडिया भी। ठीक बात है, परफेक्ट सर। तो 13,165 ये 61 का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करें। फिलहाल कोल इंडिया 128-128.50 के आसपास खरीदारी करने के लिए वसीम साहब की तरफ से 125.50 का स्टॉप लॉस, 125.5, 135-137 ये है आपके लिए ऊपर के टारगेट। खरीदारी करें कोल इंडिया में, ये है बेहतरीन पिक। इस बीच बाजार फिर से रिकवर होकर 29,500 की तरफ बैंक निफ्टी आने की कोशिश करता हुआ, 13,100 की तरफ निफ्टी पहुंचने की कोशिश करता हुआ, और जय भी तैयार है अपना जैकपॉट लेकर। स्वागत है जय आपका। अरे स्वागत क्या, स्वागत तो पहले ही हो चुका है। स्वागत तो सिद्धार्थ जी का करना बाकी है, अभी तक सिद्धार्थ जी का स्वागत नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी आपका स्वागत करने आता हूं थोड़ी देर में, बस एक बार जय का जैकपॉट ले लो। जय बताइए। जी अनिल जी बजाज फिनसर्व में खरीदी करने की सलाह रहेगी मेरी। बजाज फिनसर्व बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं इसका कॉल बता देता हूँ पहले अनिल जी। 8800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, मतलब एट द मनी ऑलमोस्ट। ये आपको मिलेगा एवरेज प्राइस 450 के आसपास। इसको खरीद कर चलना है 450 पे 88 का स्ट्राइक का कॉल। इसका स्टॉप लॉस अनिल जी हम रखेंगे 350 का। इसकी लॉट साइज भी कंपैरेटिवली तो कम ही है, 125 की लॉट साइज है, तो 350 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर में टारगेट रहेगा 550 का और 630 का। बजाज फिनसर्व इसीलिए अनिल जी बिकॉज 7 दिन से ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन अब खत्म हो चुका है। प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि इसमें से ब्रेकआउट हमें ऊपर की ओर देखने मिले। ये कंसोलिडेशन लगभग 8600 से लेके 8950 9000 तक का था, तो 350-400 पॉइंट का ये हमें रेंज जो देखने मिला था, ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है 9100 9200 यहाँ तक जा सकता है बजाज फिनसर्व। बहुत ही एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। नीचे में इमीडिएटली इसका सपोर्ट बनकर आ रहा है लगभग 8600 8650 के आसपास, तो इसीलिए इसका कॉल खरीद कर चले 450 के आसपास। 550 एंड 620 ये दो टारगेट्स के लिए 350 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, एक चीज बताओ, ये आपने अभी बैंक निफ्टी पुट भी लेने की बोली थी जय, और अभी बजाज फिनसर्व NBFC खरीदने की वो बोल रहे हो। ये दिल और दिमाग के बीच में कश्मकश चल रही क्या? दिल कहता है कि तेजी करो, दिमाग कहता है मंदी करो, या ऐसा कुछ दोनों के बीच में ऐसा अलग अलग तरह के व्यू आ रहे हैं कि मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं?
नहीं अनिल जी बाजार अगर हम देखें तो जो लेवल्स पर है वो लेवल्स पे इंडिविजुअली काफ़ी एक हमें अलग डेटा मिल रहा है। जैसे बैंक निफ्टी में ओवरऑल इतना कुछ खास डेटा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर हम देखें आज के ट्रेडिंग सेशन में तो HDFC बैंक हो के कोटक बैंक हो, उसमें ओवरऑल हमें एक सेलिंग देखने मिला है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक साइडवेज मोमेंटम में वीक है। कुछ फिनेंशियल्स ऐसे जो जिसमें स्ट्रेंथ है, ऑटो में स्ट्रेंथ है, IT में स्ट्रेंथ है। तो अनिल जी ये जो सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिकली चर्निंग हो रही है, तो उसमें इंडिविजुअली डेटा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। सो ये काम एज ऑफ नाउ ये लेवल्स पर मुश्किल हो जाता है जहाँ पे एक तरफा तेजी या मंदी नहीं आती है, तो काफ़ी एनालिसिस और डिटेल में करना पड़ता है, और जहाँ पे जो डेटा रीडिंग आती है वो हिसाब से अनिल जी एक व्यू बनकर आता है। ओके, तो ये आपके लिए रहा है। अच्छा सिद्धार्थ जी एक चीज बताइए, अब आपका स्वागत है, बिल्कुल मतलब फॉर्मल वाला स्वागत है। सिद्धार्थ जी ये बताइए कि कई बार आपके भी तो ऐसा होता होगा कि रिसर्च करते हैं और डेटा निकालते हैं, फिर रिपोर्ट बनती है, लेकिन मार्केट को देख के ऐसा दिल कहता है कि तेजी नहीं करनी है, लेकिन डेटा और रिसर्च रिपोर्ट करनी है, तो फिर आप किसकी सुनते हैं? दिल की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनिल जी। बहुत बार कश्मकश होती है, पर मैं अभी तक जो मार्केट में करता आया हूं, मैं सिर्फ अपने दिमाग के सुनता हूं, दिल की नहीं सुनता हूं, क्योंकि इमोशनल नहीं होना है मार्केट में। मार्केट में एकदम प्रैक्टिकल होना है। आपको अपने पैसों से प्यार करना है, इसीलिए दिमाग की सुननी है, दिल की नहीं। वाह, पैसों से प्यार करना है। बंसल जी सुन लिया ना आपने अच्छे से? क्या कहा सिद्धार्थ जी ने? गांठ बांध लीजिएगा। क्या कहा सिद्धार्थ जी ने? एक बार जरा दोहरा दीजिए बंसल जी। देखिए सिद्धार्थ जी ने बोला कि दिमाग की सुननी है। देखिए बाजार का मामला है तो उन्होंने बोला दिमाग की सुननी है, बट अनिल जी बैलेंस बनाना पड़ता है। देखिए कई बार आदमी क्लब जाता है, कई चीजें करता है जो अनहेल्दी होती है, तो दिमाग बोलता है नहीं करना है और दिल बोलता है करना है। तो अनिल जी एट द सेम टाइम दिल को भी खुश रखना है, तो बैलेंस बनाना चाहिए अनिल जी। तो बैलेंस बनाना चाहिए अनिल जी। मार्केट में दिमाग की सुननी चाहिए, और जहां बाकी चीजें आती है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है अनिल जी, जहां फन इन्वॉल्व है, वहां पर अनिल जी दिल की सुननी चाहिए। एकदम सही, बिल्कुल सही कहा। जहां पैसा ना लगे वहां दिल की, और इसलिए सिद्धार्थ जी ने कहा यहाँ पैसा लगता है इसलिए दिमाग की। तो जहां पैसा लगे वहां दिमाग की, जहां पैसा ना लगे वहां दिल की। तो ये आपके लिए रहा है। अच्छा इस बीच हरे निशान में आ चुका है। देखिए निफ्टी फ्यूचर्स, मजे की बात बता दूं, देखिए निफ्टी कैश में चल रहा है 13,078 और फ्यूचर्स चल रहा है 13,142। फ्यूचर 2 पॉइंट नीचे खाली, और कैश में 30 पॉइंट नीचे। डिस्काउंट मतलब सॉरी प्रीमियम इतनी बढ़ गई, आप देखिए गजब की प्रीमियम 40 और 20 60 लगभग 60-65 पॉइंट की प्रीमियम हो गई। निफ्टी फ्यूचर्स पहले हरे निशान में आ गए। सेम देखिए बैंक निफ्टी 29,400 है बैंक निफ्टी इधर स्पॉट लेवल पे, दोनों साथ में दिखाएंगे तो पता चल जाएगा 29,400, और 29,525-30 है फ्यूचर्स में, यानी कि 125 पॉइंट 130 पॉइंट की प्रीमियम बैंक निफ्टी के फ्यूचर में। बैंक निफ्टी के फ्यूचर गिरे हुए हैं 360 पॉइंट, और जबकि कैश में बैंक निफ्टी गिरा हुआ है 420 पॉइंट। इससे समझ में आएगा कि निचले स्तर पर लोगों को बेचना नहीं है, खरीदना है। निचले स्तर पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है। देखिए डेटा देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। तो निचले स्तर पर जो प्रीमियम बढ़कर आ रही है वो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की, हल्की खरीदारी के संकेत दे रहे हैं। और यही बड़ी बात है कि फ्यूचर्स पहले तेजी से हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखिए स्पॉट लेवल पर नीचे है और फ्यूचर्स लेवल पर रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो जय जरा इसको देखिए, दोनों डेटा को, कैश और फ्यूचर के बीच में जो गैप चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल अनिल जी, आपका रीडिंग जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है। बिकॉज जब भी इतना प्रीमियम देखने मिलता है फ्यूचर्स में कंपैरेटिवली, तो क्लियरली उसके 2 कारण होते हैं। इमीडिएटली अगर इतना आपको एक डिफरेंस देखने मिलता है, जहाँ पे अगर 30-40 पॉइंट हो और अगर 60-70 पॉइंट हो जाए, तो या तो वो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, या तो हमें शॉर्ट कवरिंग हमें जोर से देखने मिल रही है। सो आज का जो ओवरऑल हम ट्रेंड देखें मार्केट में, तो जहाँ 100 प्लस ज़्यादा निफ्टी में एक गिरावट हमें देखने मिली थी, और लगभग अभी 100 पॉइंट कवर हो चुका है निफ्टी, और फ्यूचर्स तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव आने पे है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंट्राडे में जो लोअर लेवल्स पर शॉर्ट बने थे वो शॉर्ट कट कर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल रही है, और अभी लॉन्ग एडिशन भी हो रहा है। तो ये जो डबल इफेक्ट आता है उसके कारण हमें प्रीमियम में और भी बढ़त देखने मिल रही है। तो एक चीज़ है अनिल जी कि लोअर लेवल्स पर एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, और जहाँ तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, मैं कहूँगा कि मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इतना प्रीमियम जो होता है मार्केट में कभी भी इंडेक्स वाइज,
ये मे बी स्टॉक में भी, तो इससे पॉजिटिव ही लेकर चलना चाहिए। आई थिंक निफ्टी जो हिसाब से फ्यूचर पॉजिटिव में आ गया है, जल्दी स्पॉट भी हमें देखने मिलना चाहिए जो हिसाब से प्रीमियम चल रहा है। बिल्कुल, तो शानदार मूव आ रही है और अच्छी रिकवरी बाजार में आपने आती हुई देखी है इस समय। नजर रखिए, और पीएसयू स्टॉक्स एक बार फिर से एक्शन में आ रहे हैं, तो वो एक स्पेस है जो अच्छा कर रहा है। कंजम्पशन नेम्स में भी मूवमेंट आ रहा है। हम देख रहे हैं कि एक एक करके रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी एक्शन में रहे हैं। डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज की तो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस बात हो ही जाती है, पर एक और स्टॉक जो आज थोड़ा और एक्शन में आया है वो है फीनिक्स मिल्स का, और यहाँ पर कुछ खबरों के दम पर भी ट्रिगर्स हैं। तो आइए चलते हैं मानसी के पास और जानते हैं फीनिक्स मिल्स के लिए क्या नए ट्रिगर्स बने हैं। बताएं मानसी। बिल्कुल दीपांशु, देखिए जब ये रिसर्च में बना रही थी तब तो फीनिक्स मिल में करीब 6% की बढ़त थी, लेकिन उसके बाद अब 11% तक की तेजी ये स्टॉक एक ही दिन में देख चुका है। 5 दिनों में 16% और एक महीने में 36% तक का जंप ये स्टॉक ने लगाया। काफी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं। ताजा खबर यह है कि सिंगापुर सोवरेन वेल्थ फंड जीआईसी के साथ कंपनी करार कर रही है। दोनों कंपनियां मिलकर रिटेल बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है। जीआईसी पहले चरण में फीनिक्स मिल्स की सब्सिडरी में करीब 26% हिस्सेदारी खरीदेगी और अगले 1 साल तक में 35% तक की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। ये खबरें आती हुई दिखी हैं। खासतौर से इस डील के तहत नए मॉल बनाने, डिस्ट्रेस्ड मॉल खरीदने में जो कैपिटल इस डील से आएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और ट्रिगर्स भी हैं जो कि फीनिक्स मिल्स के लिए काफी अच्छे साबित होते हुए दिखे हैं, जैसे कि नवंबर के पहले हफ्ते में कंजम्पशन की अगर हम बात करें 85% की बढ़त यहां पर देखी जा चुकी थी। मॉल ऑपरेशन के समय में बढ़त से काफी हद तक सपोर्ट मिला। फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स जो खुलते हुए दिखे, इससे नवंबर के महीने में अच्छी तेजी दिखी और वही इवेंचुअल इंपैक्ट दिसंबर में आने की भी उम्मीद है। नवंबर में करीब 92% ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और हाल में 70 लाख वर्ग फुट एरिया फिलहाल ऑपरेशनल है। तो ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते एक पॉजिटिव इंपैक्ट है और फीनिक्स मिल्स में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए फीनिक्स मिल्स। और कुणाल जी आपसे इस पर व्यू लूंगा, पर उससे पहले एक बार मार्केट को हाईलाइट करना जरूरी है। अनिल जी, निफ्टी इज इन द ग्रीन सर, जो आप अभी कंपैरिजन बता रहे थे, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अब यहां से शॉर्ट नहीं करना है। और देखिए फ्यूचर्स तो आ ही गया था, अब स्पॉट भी पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी अब सिर्फ 285 अंक ही नीचे है, तो निफ्टी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में है सर। अब क्या वापस डेज हाई की तरफ जाते हुए दिखता है या एटलीस्ट 13,150 के करीब निफ्टी आते हुए दिखता है सर? दीपा, जब तक है ना, एक चीज समझ लीजिए अच्छे से, जब तक किसी दिन इंट्राडे में 500-700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर से गिरेगा, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, और पहली गिरावट पे लोग पैनिक करते हुए नजर आएंगे कि अरे बस ये तो टॉप बन गया, अब नीचे जाने वाला है, ये सब खराब हो जाएगा, वो तब तक आपको रिकवरी आती हुई दिखेगी। प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट ट्रेडर्स इंट्राडे में बहुत जल्दी ओवरबॉट हो जाते हैं, और जब आप ओवरबॉट होते हैं थोड़ा भी झटका लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि टॉप बन गया। ऐसा इतना आसानी से इतना जल्दी होता नहीं है। ये तेजी का मार्केट है, ये पहला और आखिरी करेक्शन नहीं है। कई करेक्शन आप 1, सवा, 1.5 दिन, 2 दिन के देख चुके हैं, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। और ये तो एक्सपायरी के ठीक 1 दिन पहले का, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको करेक्शन दिखे, हो सकता है कल भी दिखे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एकदम से जब तक आप मार्केट को अहम लेवल तोड़कर नीचे नहीं जाते देते, तब तक डरना क्यों है। और आप देखिए इसीलिए 2:30 बजे जब मैंने आज टाइम से एकदम स्ट्रेटेजी भी ली, क्योंकि डेटा में साफ दिख रहा है कि 13,000 का सपोर्ट लेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडर्स को ओवरबॉट देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि और वो खरीदें, इसलिए मैंने कहा कि चलिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, पैनिक करके निकलिए मत। और जिन लोगों ने सुना, पैनिक नहीं किया, अब आप देखिए उनके लिए काफी बेहतर लेवल है। अब अगर आपकी तेजी की पोजीशन फंसी हुई तो आप धीरे धीरे हल्का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डे हाई पर मार्केट आ रहा है तो कहीं कंप्लेन किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार रोज कह रहा हूं पिछले 3 दिनों से कि मार्केट आपको दोनों तरफ मौके देगा। नीचे में आप खाली रहेंगे तो ले पाएंगे, भरे रहेंगे तो आप सिर्फ भाव का इंतजार करेंगे। तो आप ट्रेड करते रहें, लेवल से लेते रहें। अगर 13,200 तोड़कर पार निकला तो नई तेजी के लिए भी तैयार होंगे। 12,800 के नीचे जाएगा तो बड़ी मंदी भी करेंगे, बड़ी मतलब नई मंदी भी करेंगे। जब तक ये 300-400 पॉइंट की रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है, आराम से दोनों तरफ के मौके देखिए, मौके मिलेंगे एज ए ट्रेडर। इन्वेस्टर्स के लिए राय अलग है, उनका लॉन्ग टर्म भी होता है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए बेहद साफ है, आपको दोनों तरफ के मौके। एक दिन की करेक्शन में आप ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया और तेजी का मार्केट है। बाजार को घूमने में, टॉप बनाने में, रिवर्स लेने में वक्त लगेगा, या तो समय लगे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, या पॉइंट्स लगे
जो कि 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी के या 200-150 पॉइंट निफ्टी के, इससे नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा करेक्शन, तब जाकर आपको मानना है। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे, उसका फायदा उठा सकते हैं तो ठीक, नहीं उठा सकते तो ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुक करते चले, फिर वापस नीचे खड़े जाएं। तो अभी भी मैं यही कहूंगा, अगर आपकी पोजीशन है, आप चाहें तो डे हाई पर फिर से आ रहे हैं, थोड़ा बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वापस मौका मिलेगा फिर से एंट्री कीजिए, यही स्ट्रेटजी आपके लिए ठीक रहेगी। जी दीप। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी क्लियर बता रहे हैं अनिल जी, शॉर्ट मत करिए, प्रॉफिट बुक करिए, दोबारा अगर डिप मिले तो आप फ्रेश खरीदारी करिए या फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढिए। बाजार आपको दोनों तरफ का एक्शन दिख रहा है, पर एक बढ़िया रिकवरी हमने बाजार में जरूर देखी है। 450 अंकों की रिकवरी सेंसेक्स में देखी है और निफ्टी तो अब देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में आपको आते हुए दिखी गया है। ओएनजीसी पर एक जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है, 85 के लेवल्स के पार फिलहाल ओएनजीसी भी आपको जाते हुए दिखा है, तो एक जबरदस्त मूवमेंट है और कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म आपको करते हुए दिख रहे हैं। एक बार मैं जरा किरण जी से ओएनजीसी पर व्यू ले लूं। किरण जी, 85 का लेवल आया है, 60-65 से जो एक ये रैली शुरू हुई है, जबरदस्त एक्शन है ओएनजीसी में, और मोमेंटम देखते हैं सर। देखिए, हमने बात की थी लगभग 71-72 के आसपास दीप, और आज 85 के टारगेट जो मैंने कहे थे वो हासिल होते नजर आ रहे हैं, पर अभी भी मैं मानता हूं कि इसमें हेडरूम है। अभी मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस अभी 82.5 का रख के लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं अभी नेक्स्ट लेवल जो आता है वो 89 का है और दूसरा है 92 का। तो 89 और 92 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। इसके लिए आपको एक 10 दिन और देने पड़ेंगे, ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने स्टॉप लॉस कहा, जैसे स्टॉक ऊपर चलता है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो नजर रखिए ओएनजीसी पर, जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक पर आप आते हुए देख रहे हैं, तो मूव बढ़िया है ओएनजीसी पर, और जिस तरह से एक्शन है काफ़ी एक अच्छी मूव आ रही है। गेल भी हमने आपके लिए हाईलाइट करा, वहाँ पर भी नज़र रखिए, क्योंकि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद देखिए एक बढ़िया तेज़ी है। अब ओएनजीसी मूव कर रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, रोज ही लगभग चर्चा हो रही है इन स्टॉक पर, क्योंकि रोज ही हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर एक बड़ा मूवमेंट आते हुए आपको दिख जाता है। इन्फोसिस यहाँ पर एक्शन आते हुए दिखा है अभी। वागले साहब, इन्फोसिस पर नजर डालिए, आज पूरा दिन थोड़ा वीक ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले इन्फोसिस में एक्शन बना है, पॉजिटिव हो गया है स्टॉक, क्या एक ट्रेडिंग का मौका बन रहा है इन्फोसिस में? ट्रेडिंग का मौका बनेगा, 1150 1152 के ऊपर निकलेगा, अभी 1144 है, 1157 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो इसमें एक बड़ी वाली मूव आएगी 1180 तक की, तो मैं 1157 के ऊपर ही बाय करने की सलाह दूं। ओके, तो देखते हैं 1150 अगर क्रॉस करता है फिर आप इन्फोसिस पर मूवमेंट आते हुए देखेंगे। पर तब तक अनिल जी की तरफ से एक बढ़िया कॉल आपके लिए तैयार है, बिगुल कल के 2000। बताएं सर। दीप, स्टॉक वही है जो आपने अभी अभी जिक्र किया, इन्फोसिस 1144 रुपए के आसपास यहां पर खरीदारी करने की राय है। सारे आईटी स्टॉक्स मजबूत नजर आ रहे हैं, और टीसीएस जब जय ने रिकमेंड किया उसके बाद से मेरी नजर है, और ये स्टॉक धीमे धीमे ओपन इंटरेस्ट बढ़ाता हुआ डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। तो पिछले आधे पौन घंटे में बाजार के साथ और बाजार की स्पीड के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रिकवरी इन्फोसिस में होती हुई दिखी है। आज के लो का स्टॉप लॉस लगाइए, आज का लो है 1124, जी हाँ, यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और एक बार 1155 पहुंचा ये स्टॉक तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस को और ऊपर की तरफ 1135 पर ले आए, 20 रुपए नीचे कर लें, और उसके बाद इसका टारगेट रखिए आप 1175 का। 1155 पहला लेवल है, वहां वो टारगेट नहीं है, वो लेवल सिर्फ स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए है। ऊपर का टारगेट 1175 के लिए रखिए। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, जिस तरह से सेकंड हाफ में अभी आखिरी आधे पौन घंटे में अच्छी रिकवरी आई और डे हाई पर इन्फोसिस पहुंचता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कल के सेशन में ये स्टॉक कमाल दिखाने के लिए तैयार है। और आईटी शेयरों में आप तेजी करके रहेंगे तो आपके लिए एक डिफेंसिव भी रहेंगे, और कुछ अच्छी खबरें अमेरिका से भी आईटी शेयरों के लिए आती हुई दिख रही, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। तो ये तमाम वो संकेत है। इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग बाय है, लेकर आराम से आप जाइए। जिन्हें थोड़ी सी ओवरनाइट मार्केट की रिस्क लगती है
तो वो चाहें तो कॉल ऑप्शन खरीद लें, बट मेरा ये मानना है कि आप कम खरीदें लेकिन फ्यूचर खरीद लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी रिस्क रखिए लेकिन फ्यूचर लेकर जाइए। और वैसे भी मार्केट अगर खराब होता भी है तब भी ये डिफेंसिव स्टॉक माने जाते हैं, तो इनके गिरने की आशंका संभावनाएं थोड़ी सी कम रहती है। ये एक बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस एकदम परफेक्ट स्टॉक है BTST करने के लिए, कल कमाल दिखाने की तैयारी में। बिल्कुल, तो इन्फोसिस पर रखिए नजर, एक बढ़िया मूव के लिए तैयार हो रहा है। इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था इसने, पर अब एक्शन आते हुए दिख सकता है इन्फोसिस पर। सिद्धार्थ जी, IT स्टॉक्स धीरे धीरे करके फोकस में आ रहे हैं, कुछ लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, बताएं सर कोई ट्रिगर दिख रहा है IT के लिए? जी बिल्कुल, मुझे वो फिल्म याद आ गई दीपांशु, अमर अकबर एंथनी, वो इसीलिए याद आ गई। जय ने रेकमेंड किया TCS, अनिल जी ने अभी 2000 के लिए इन्फोसिस दे दिया, तो मैंने सोचा कि एंथनी क्यों मिस हो जाए। HCL टेक में मेरी खरीदारी की राय है, 930 का हमारा टारगेट है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से दूसरे तिमाही के नतीजे आए हैं, जिस हिसाब से इन्होंने कस्टमर एडिशन किए हैं, HCL टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। 930, 930 इज व्हाट आवर टारगेट इज। ओके, अमर अकबर एंथोनी, देखो एंथोनी तो आपने रख लिया अपने हाइट के हिसाब से। सिद्धार्थ जी हम सबसे लंबे हैं तो उस हिसाब से आप तो एंथोनी बनते ही हैं। बचा अमर और अकबर, तो मेरे और जय के बीच में। जय, आप ऋषि कपूर जैसे स्मार्ट क्यूट अच्छे दिखते, तो आप है ना एक काम करो, आप अकबर बन जाओ। फिर मेरे लिए जो बचा है वो अमर बचा है, विनोद खन्ना वाला, तो वो मैं ले लेता हूँ। तो बस हमारी पूरी जोड़ी हो गई कंप्लीट, अमर अकबर एंथोनी। अब कुणाल जी राकेश जी के ऊपर है कि जैन साहब के सहयोग से, जैन साहब के प्रोडक्शन से ये कब मूवी बनाते हैं। देखिए, आप एक हीरो ढूंढने जा रहे थे कुणाल जी राकेश जी, आपको 3 मिल गए एक साथ। मतलब इससे ज्यादा आपको ऊपर वाला क्या दे सकता है। आपको एक हीरो चाहिए और 3 मिल रहे हैं। अब आप ही की तरफ से देर है, और अगर अंधेर है तो भी आप ही की तरफ से, हम सब लोग तैयार है। तो चलिए, ये आपके लिए बेहतरीन राय। आइए वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर आ रहा है। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा BTST होगा SBI लाइफ, इसको बाय करके चले। मैं 880 क्रॉस करने के लिए वेट कर रहा था, जो अभी अभी हुआ है। अभी 881 का भाव है। 881 से 878 तक बाय करे। 870 का स्टॉप लॉस है, 11 रुपए का रिस्क होगा। और ऑन द अपसाइड पहला टारगेट 900, दूसरा टारगेट 912, 915। मुझे लगता है 900 का लेवल कल सुबह ही आनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए SBI लाइफ में खरीदारी करने की राय। 900 रुपए तक के टारगेट है और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। सुबह सुबह आपको याद होगा हमने पहले यही बात की कि आज सब इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर रखिए, आज इनका दिन है चलने का। और आप देखिए इंश्योरेंस कंपनियों में तेज बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और SBI लाइफ भी 900, 915 तक जाने को तैयार है, और बिल्कुल तैयार है। हो सकता है ये लेवल्स आपको कल ही आते हुए नजर आए, कोई बड़ी बात नहीं। सुबह से इस स्टॉक पर मेरी भी नजर है और बेहतरीन एक्शन में, और ये स्टॉक तेज दौड़ लगाने को और एक्शन दिखाने को तैयार है। इस बीच देखिए जय तैयार है कैश का ऑप्शन देने के लिए, जय के लिए बिगुल। बताएं जय। नहीं जी, निफ्टी एक क्लियरली अगर हम देखें तो निफ्टी में एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है। 25 तारीख से हम जो देखते आ रहे हैं, निफ्टी में जो 13,146 का हाई स्पॉट में लगा था और वो अभी तक निकला नहीं है, बट नीचे के लेवल्स पर हमें सपोर्ट भी देखने मिल रहा है। तो क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। और ये रेंज जो निफ्टी की बन रही है अनिल जी, लगभग ये 350 पॉइंट की है ब्रॉडली। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। और जो हिसाब से एक रिकवरी आज देखने मिली है, एक ही घंटे में मार्केट ने पूरा रिकवर कर लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का एज ऑफ नाउ 13,150 का अनिल जी, बिकॉज ये ब्रेकआउट नहीं आया इसलिए मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का दे रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा समय मिल जाएगा ट्रेडर्स को। 128, 129 के आसपास 13,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मिल रहा है निफ्टी का। 13,150 के स्ट्राइक का 128, 129 की रेंज में आप कॉल ऑप्शन खरीदिए इन एंटीसिपेशन की ये ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए और हमें एक अच्छा
अप ट्रेंड फिर से देखने मिले। सपोर्ट निफ्टी में नीचे की तरफ अनिल जी जो मैं देख रहा हूँ वो बन रहा है 13,000 जो आपने लेवल्स कुछ समय पहले दिए थे वो परफेक्ट बनकर आ रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट ऑप्शन का OI भी है, सो डेफिनेटली वो में एक अच्छा सपोर्ट बनकर आएगा निफ्टी में। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड क्या बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए, जब तक अब 13,000 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, और वो टूट जाएंगे तो डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ऊपर में पहला टारगेट जो इसका बनेगा सिंस ये नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का मैं दे रहा हूँ, सो इसका फर्स्ट टारगेट मैं दूंगा 169 का, 40 पॉइंट का रहेगा लगभग। एंड सेकंड टारगेट थोड़ा अग्रेसिव दूंगा बिकॉज ये ब्रेकआउट आता है तो बड़ा मूव देखने मिलेगा, तो सेकंड टारगेट जो है वो 203 का है। सो फर्स्ट टारगेट 169, सेकंड टारगेट 203, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 79 पर 13,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। 1,150 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 128 रुपए में, 79 रुपए का, 79 रुपीज का आपको रखना है स्टॉप लॉस, और टारगेट रखिएगा आप मजबूती के साथ ऊपर के 169 और 203, 169, 203, ये दो टारगेट के लिए खरीदारी करिए। एक्शन भरपूर है भाई, देखिए डरिए घबराइए मत, मैं इसलिए आपको एकदम सही वक्त पर कह रहा था कि आप रुकिए, शांति रखिए। 13,000 के नीचे जाने की तैयारी नहीं है निफ्टी की, क्योंकि सपोर्ट बहुत मजबूत है डेटा के लिहाज से। वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए एक बार आपको 5-15 पॉइंट नीचे दिखाते हैं और उसके बाद वापस से ऊपर आ जाता है, बस वहीं पर आपको हिम्मत रखनी है मजबूती के साथ। तो आइए, बहुत ही बेहतरीन एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब है वक्त एक स्पेशल पिक का, और ये स्पेशल पिक आने की तैयारी में है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। ये पिक ऑफ द डे नहीं है, स्पेशल पिक है, स्पेशल पिक बिल्कुल। बताएं सर, क्या है आपकी पिक में स्पेशल और क्यों है ये स्पेशल पिक? देखिए अनिल जी, स्पेशल पिक है DLF। अनिल जी, दो कारणों से अनिल जी स्पेशल है। एक तो इसका टेक्निकल पैटर्न काफी बढ़िया है, और कोविड के चलते जब ये स्टॉक वर्टिकली गिरा था तो आज एक बड़ा गैप जो था उस गैप को फिल कर लिया है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और एक बड़ा रिवर्सल है, एक कारण तो ये है। और दूसरा अनिल जी, ये स्पेशल नहीं, वेरी स्पेशल है, क्योंकि ये एकमात्र स्टॉक है जो कुणाल जी के पोर्टफोलियो में था जब पहले डिस्क्लेमर देते थे और अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अब ये जो है अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो दूसरा कारण ये भी है स्पेशल होने का। तो हमारी स्पेशल पिक है, DLF पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, क्लियर ब्रेकआउट DLF में आता हुआ दिख रहा है और काफी अरसे बाद DLF निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और आज जिस तरह का मूव अनिल जी आता हुआ दिख रहा है, जब अभी बाजार कमजोर भी हुआ था, DLF में बिल्कुल कमजोरी का कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा था अनिल जी। तो उससे यह लगता है कि स्टॉक में आपको एक फॉलो थ्रू बाइंग कल भी और परसों भी देखने को मिलेगी। तो मौजूदा स्तरों पर DLF को बाय करके चलें। 199 पर मात्र 3 रुपए नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें, और ऊपर जो पहला टारगेट है वो 210 रुपए का 210 का, और फिर 216 रुपए के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो 210 के टारगेट के लिए DLF में हमारी खरीदारी की राय। ओके, आमतौर पर स्पेशल पिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किरण जी करते हैं, लेकिन किरण जी मैंने एक चीज नोटिस की, आप स्पेशल पिक का इस्तेमाल ज्यादातर जब आप शो में नहीं होते तब करते हो, शो में होते तब नहीं करते हो, ऐसा क्यों? नहीं अनिल जी, देखिए अगर मैं शो में नहीं हूं और ब्रेकआउट आता है तो स्पेशल पिक का महत्व बढ़ जाता है, पर मैं शो में हूं और मैं जो BTST या BTSTT देता हूं वो स्पेशल पिक ही होते हैं। पर मैं ये डिफरेंशिएट नहीं करता हूं, अगर बहुत ही स्पेशल है तो मैं फिर बात करता हूं कि नहीं ये कॉल लेना ही है अभी। बिल्कुल ठीक बात है। तो हाँ, शो में है तो फटाफट पिकाई, और शो में नहीं तो किरण जी में तभी डिस्टर्ब करते हैं। नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब आप वैसा मतलब भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे नहीं। डिस्टर्ब नहीं मतलब तब हमें तभी फोन करते हैं या लाइफ लाइन यूज करते हैं जब उन्हें लगता है कुछ बड़ा होने वाला लाइफ में किसी स्टॉक में, तो ऐसा। आइए, लेकिन आपके लिए स्पेशल पिक तैयार है, और ये तैयार है सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी के लिए स्पेशल पिक का बिल्कुल बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, मैं बहुत ज्यादा स्पेशल पिक का यूज नहीं करता हूं, आज इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये जो स्टॉक है ये फंडामेंटली तो बहुत अच्छा है, बट टेक्निकली भी मुझे लगता है कि यहां से ये सीरीज पिक ऑफ द सीरीज भी बन सकता है ये स्टॉक। और ये कंपनी रफ्तार से जुड़ी हुई कंपनी है, टू व्हीलर स्पेस से,
हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर्स के जिस हिसाब से सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, जिस हिसाब से डिमांड है, वो तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कारण है ही। पर साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये महीने में भी बहुत अच्छी तेजी हो सकती है हीरो मोटोकॉर्प में। 3500 और 3650 का टारगेट एक ऑफ द मोटो खरीदारी की राय है अभी इस तरह से। बड़ा कॉल आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प पे। आज सुबह हम स्टॉक पे चर्चा भी कर रहे थे। 14% सेल्स में बढ़त देखी गई है नवंबर महीने में और मोमेंटम टू व्हीलर्स में वापस आते हुए दिख रहा है। मोमेंटम बाजार में भी भरपूर है। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जानते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज की। अनिल जी, शानदार कमबैक निफ्टी का रहा है। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवरी हुई है पर ये 29,500 के ऊपर आने में स्ट्रगल कर रहा है। ग्लोबल क्यूज अगर आप देखें सर, डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से रिकवरी जरूर है पर अभी भी 100 अंक नीचे ही दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स ये ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हैं, फ्लैट ट्रेड हो रहा है वहां पर। और यूरोप, यूके पूरी तरह से रिकवर होकर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। जर्मनी और फ्रांस भी ऑलमोस्ट रिकवर होकर फ्लैट हो गए। बताएं सर क्या करना चाहिए? हम भी रिकवर हो गए, फ्लैट हो गए दीप, सेम बिल्कुल जैसा वो फ्लैट हुए हम भी फ्लैट हो गए। बिल्कुल देखा, अमेरिका के और ग्लोबल मार्केट के साथ ही चल रहे हैं। निचले स्तरों पर खरीदारी, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, दोनों तरफ के ट्रेड वही करना है। तो बेसिकली यही है कि कोई ऐसा अभी तक तो जो देख के लग रहा है ऐसा नहीं कि कल कोई बड़ा गैप से ऊपर या नीचे होगा। तो अपनी अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन को होल्ड करें। अगर आपको लगता है अपनी पोजीशन को आपको क्या कहना चाहिए कि हेज करके जाना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो ऊपर के लेवल पे थोड़े से कॉल्स बेच कर जा सकते हैं, या आप कॉल्स नहीं बेचना चाहते तो थोड़ा सा पुट खरीद लीजिए। मसलन हेजिंग के लिए आज से 13,000 का आपने पुट खरीद लिया तो थोड़े आपके लिए रिस्क कम हो गई। 29,200 का पुट खरीद लिया, थोड़ी सी आप रिस्क अपनी कम कर लीजिए। दूसरा तरीका रिस्क कम करने का, हेज करने का, ये भी है दीप की पोजीशन थोड़ी कम रखें, क्वांटिटी के लिहाज से भी और नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिहाज से भी। क्योंकि क्या होता है कि वो आप तैयारी रखें कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो दोनों चीजों को साथ में रखते हुए आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, सिंपल चीज है, आप अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए, तेजी मंदी दोनों की पोजीशन आप बरकरार रखिए, पोजीशन लिमिट में रखें, हेज करके चलें, सिंपल। बिल्कुल, तो पोजीशन लिमिट में रखिए, थोड़ा हेज करके चलें। पर वैसे बाजार का मोमेंटम बरकरार है, देखते हैं किस तरह का एक्शन आगे जाकर बनेगा। पर कुछ कॉल्स तैयार हैं आपके लिए क्लोजिंग से पहले। बिगुल, जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, ऑटो स्टॉक्स में डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। इनफैक्ट कल बजाज ऑटो मैंने कहा था, आज मॉर्निंग में मारुति कहा था। मारुति भी बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है डिस्पाइट मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी रही, बट मारुति स्ट्रेंथ बनाए रखा है। एंड अब जो लास्ट अगर आप ये 3 बजे के बाद का एक मूव देखो तो एस्कॉर्ट्स में बहुत अच्छा मूव आया है। एस्कॉर्ट्स का 1420 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 66-68 के रेंज में मिल रहा है दीपांशु, इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे 55 का, तो आप 66-68 के रेंज में अगर बाय करते हो तो 67 का एवरेज पकड़िए। 55 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट बन रहा है 78 का एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 90 का है। सो 78 एंड 90 ये दो टारगेट्स के लिए आप एस्कॉर्ट्स का 1420 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। एक साइडवेज कंसोलिडेशन एक फॉलिंग चैनल में देखने मिला है, इसमें से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक 1500 की ओर जाएगा। ओके, तो 1500 की ओर जाने की तैयारी में एस्कॉर्ट्स फिलहाल 1420 का कॉल खरीदिए। एस्कॉर्ट्स पर कॉल आया अभी थोड़ी देर पहले, सिद्धार्थ जी ने हीरो मोटोकॉर्प पर कॉल दिया है। जॉइंट कॉल आया है वागले साहब और राकेश जी कुणाल जी की तरफ से एमएनएम पर। तो ऑटो स्टॉक्स जबरदस्त मूव में है और नवंबर की बिक्री के आंकड़े ज्यादातर अनुमान या फिर अनुमान से बेहतर ही रहे हैं। तो क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स निकले हैं नवंबर बिक्री से, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, स्टॉक्स में तो बढ़िया तेजी है, ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं ऑटो कंपनीज के?
बिल्कुल दीपांशु, तो ट्रेंड तो काफी मजबूती के साथ जो है ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जिस हिसाब से बिक्री आंकड़े आ रहे हैं, आप देखिए टू व्हीलर्स, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि लगातार तीसरे महीने वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिली नवंबर महीने में। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स देखेंगे तो यहाँ पर एक कदम और आगे है और यहाँ पर लगातार चौथे महीने जो है आपको पैसेंजर व्हीकल बिक्री में बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप कुल बिक्री में अगर बात करेंगे सब कंपनियों की कंबाइंड बिक्री, वहां पर 9% की बढ़त हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर मेन जो दो कारण निकल कर आ रहे हैं वो तो एक पेंटअप मांग है ही, और साथ ही जो पर्सनल मोबिलिटी का फोकस है वो भी बढ़ रहा है। और वो ग्रामीण इलाकों के साथ साथ जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है वहां पर भी अब इस चीज का जो फोकस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अब अगली जो तिमाही आने वाली है जो Q4 FY21 है, वहां पर भी कुछ कंपनियां जैसे कि Hyundai और महिंद्रा एंड महिंद्रा वो दोनों ही मानकर चल रहे हैं कि जो पेंटअप मांग है और जो पर्सनल मोबिलिटी की डिमांड है वो अभी भी जारी रहेगी। तो यानी कि अगला जो क्वार्टर आने वाला है वो भी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बेहतर साइड पर हो सकता है। और यहाँ पर जो नई कंपनी आई है खासकर वहां पर काफी अच्छी बढ़त जो है हमें बिक्री आंकड़ों में देखने को मिली है। मिसाल के तौर पर अगर आप किया मोटर्स देखें तो वहां पर उन्होंने जो भी नए लॉन्चेस किए थे दिवाली के टाइम पे 50% से ज्यादा की बढ़त जो है, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो ये बेचने में सफल रहे हैं, इसका पूरा श्रेय जो है ये नए सेट ऑफ लॉन्चेस को जाता है। और काफी कंपनियों ने भी जो है अभी नए अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार भी लॉन्च हुई थी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो नई प्रोडक्ट लॉन्चेस है और जो पेंटअप मांग है पैसेंजर व्हीकल्स अभी भी अगले कुछ महीनों के लिए काफी तेजी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, तो एक ज़बरदस्त मूव आ रही है ऑटो स्पेस में और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से एक एक करके कॉल भी आ रही हैं। एक और स्टॉक जहां पर एक ज़बरदस्त एक्शन देखा है और ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का डायरेक्ट इंपैक्ट है SRF। नजर रखिए, स्टॉक तेजी में रहा है, ऑल टाइम हाई के करीब ही है और आज खबर का भी इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। अनिल जी, जो हमने हाईलाइट भी करी थी आज खबर इन कंपनीज के लिए, जैसे कि SRF है, गुजरात एल्कलीज है, GFCL है, किस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी एक केमिकल पर बढ़ाई गई है, इंपैक्ट जबरदस्त आ रहा है और स्टॉक फिर से मोमेंटम में है। सर, किस तरह देखें इसे? बिल्कुल दीप, और ये तीनों ही कंपनियों के लिए बड़ी अच्छी खबर थी। गुजरात एल्कलीज, गुजरात फ्लोरोकेम। गुजरात फ्लोरोकेम के लिए तो 2 दिन में 2 ऐसे नोटिफिकेशन आए कि जो बढ़िया रहे, और SRF के लिए भी। इसलिए सुबह सुबह अगर आपको खबर मिली और आपने अगर उस पर रिएक्शन किया तो डेफिनेटली ये स्टॉक बेहद मजबूती के साथ आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक मजबूती में है। ये स्टॉक ऐसे जो कुणाल जी बोलते हैं ना अपने, ये फार्मा शेयरों में क्रांति है, वैसी क्रांति केमिकल शेयरों में भी। इस क्रांति की ज्वाला जगाने का काफी श्रेय हमारे सिद्धार्थ जी को भी जाता है, जो ऐसे ऐसे लेवल से केमिकल स्टॉक्स रिकमेंड करते आए हैं जब कभी कोई सोचता नहीं था। दीपक नाइट्रेट 200-250 रुपए चलता था तब से, और इस तरह से ढेरों स्टॉक्स हैं जो उनकी लिस्ट में रहे हैं। आरती, विनती, पता नहीं जो भी ऐसे फीमेल नाम वाले सारे स्टॉक हैं वो सिद्धार्थ जी की लिस्ट में हमेशा से रहे। सिद्धार्थ जी, और भी कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इसमें केमिकल स्टॉक्स में? नहीं अनिल जी, फीमेल नाम के साथ मेल नाम भी बहुत रेकमेंड किए दीपक नाइट्राइट तो इसके साथ ही और एक कंपनी में स्पेशलिटी केमिकल से देना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि यहां से स्टार परफॉर्मर बन सकता है, और ये कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट मतलब एक ऐसा केमिकल है जो FMCG के पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स में लगता है। डिटर्जेंट्स हो गए, शैम्पूज हो गए, इत्यादि जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट मुझे लगता है कि यहां से दमदार परफॉर्मेंस दे सकता है 2500 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए राय। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। बड़े मजबूती के साथ स्टॉक। और इस बीच 13,152 बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स देखिए, गजब कर रहे हैं भाई। 13,177 का हाई बनाया बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ने। और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी अब आप यहां भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मजबूती के साथ निफ्टी के फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा, 13,152 पर है और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 29,500 के ऊपर हैं। अच्छी खरीदारी होती दिख रही है आज के सेशन में इन तमाम स्टॉक्स में। टाटा केमिकल, इसका जिक्र करना रह गया। केमिकल स्टॉक्स की बात हुई, बड़ी मजबूती के साथ बंद हो रहा है। जरा इसके चार्ट्स पर राय दीजिए किरण जी, टाटा केमिकल्स कल के लिए। ठीक है, टाटा केमिकल आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है और आज भी OI अगर देखते हैं तो लगभग 26% का एडिशन हो चुका है। एक वर्टिकल रैली 320 से लेके 430 तक देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि
अभी इमीडिएट फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं होगी, पर जिनके पास है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 407 का और होल्ड करने की सलाह है। ये स्टॉक में मुझे लगता है कि अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं अनिल जी, तो मेरा मानना है कि 430 में छोटा सा बैरियर है, पर ये अगर निकल जाता है तो जो ये जो ऑप्शन चेन के लेवल्स है उधर वापस एक बार शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और हम 445 तक जाने की ताकत रखते हैं इस स्टॉक में। तो मेरा मानना है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए स्टॉक में। ओके तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स, जो सिद्धार्थ जी का भी फेवरेट स्टॉक रहा है और मेरे को याद है 300 के लेवल से सिद्धार्थ जी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं और उनके भी टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सिर्फ 1 मिनट बाकी है क्लोजिंग के लिए और एक रेंज बाउंड एक्शन देखने को मिला। थोड़ी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में आई पर पिछले 1 घंटे में एक बढ़िया रिकवरी भी बाजार में आती हुई दिखी है। निफ्टी एकदम फ्लैट हो गया है, 13,100 पर क्लोजिंग दे रहा है। वहीं बैंक निफ्टी 400 पॉइंट्स नीचे। आज सुप्रीम कोर्ट में मॉरिटोरियम की सुनवाई भी थी और 2 दिन बाद पॉलिसी भी है, तो उससे पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी आई। गेल आज का बिग विनर 115-116 के लेवल पर क्लोज कर रहा है। 2 दिनों में शानदार तेजी और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर 22 तारीख को थी, तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 25% का उछाल आते हुए दिखा है। एशियन पेंट्स यहां पर अच्छा मूवमेंट रहा। ONGC एक बार फिर से एक्शन में रहा, बल्कि पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में आज आपने थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी खरीदारी रही। इसके अलावा कोल इंडिया भी मूवमेंट में रहा। 3.5% का उछाल अब 130 के लेवल्स पर आ गया है। टाटा स्टील एक बार फिर से बढ़िया मूवमेंट और 600 के पार जाते हुए आपको ये स्टॉक दिखाए। टाइटन में भी खरीदारी आती हुई दिखी और साथ ही TCS और टाटा मोटर्स भी मूवमेंट में थे। तो दिग्गज टाटा ग्रुप स्टॉक्स और साथ ही जिसमें टाटा केमिकल्स थे आज एक्शन में रहे। UPL अच्छी खबरें हैं यहाँ पर, देखिए 2% की तेजी के साथ बंद होते दिख रहा है। IT स्टॉक्स में एंड में रिकवरी आते हुए देखिए। HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस जो अनिल जी ने रेकमेंड किया है वो भी एक्शन में रहा। कोटक बैंक, HDFC बैंक, HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस, यहां पर आपने वीकनेस देखी। थोड़ी SBI में भी गिरावट थी, इससे गिरावट आती हुई देखी। बट 12 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। 38 निफ्टी स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव क्लोजिंग ही आपको दे रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स अच्छी खरीदारी यहां पर ही। भारतीय इंफ्राटेल बड़ी बल्क डील हुई, इसके बावजूद आप देखिए 5% के उछाल के साथ स्टॉक क्लोज है। प्रीमियम पर ही बल्क डील होती हुई दिखी है। DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर खरीदारी थी। एस्कॉर्ट्स, M&M, मारुति यहां पर भी एक्शन बनते हुए दिखा। पिडलाइट एक और स्टॉक है जो फोकस में रहा। तो अनिल जी ऑल इन ऑल थोड़ा बैंक्स में मुनाफा वसूली देखिए सर, भारी गिरावट नहीं थी, अच्छी रिकवरी हुई और निफ्टी तो 13,100 के ऊपर ही प्रोविजनल क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है सर। बिल्कुल ये है आपके लिए इस वक्त क्लोजिंग किसी भी लिहाज से दीप बुरी नहीं है, ठीक है। 29,500 के थोड़ा सा नीचे है, 13,100 के बेहद करीब निफ्टी है, तो बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन लेवल्स पे आकर अगर आप सपाट क्लोजिंग देख भी रहे हैं निफ्टी में तो कोई खराबी नहीं है। सेंसेक्स में देखिए 37 अंक का नीचे बंद हुआ है तो बढ़िया ही है। बैंक निफ्टी हल्का सा, वैसे भी बैंक निफ्टी थोड़ा नटखट चंचल शरारती है, ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो थोड़ा सा गिर गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन अब तक तो मामला सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात खास है नहीं। अब आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन क्या कुछ है वो देख लेते हैं। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। बंसल जी आपको भी चौंकना है, सावधान हो जाइएगा। अच्छा, सावधान होने के बाद आदमी चौंकेगा कैसे? तो आप सावधान न रहें, सिर्फ चौंके। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, जरूरत नहीं है। और सरकार ने कभी भी पूरे देश में वैक्सीन लगाने की बात नहीं कही। सरकार ने ये साफ किया कि अभी उनका मकसद ये है कि जो कोरोना एक से दूसरों को फैलता है ना, ट्रांसमिशन होता है, तो उसकी चेन को तोड़ दें, मतलब एक से दूसरे आगे ना बढ़े। तो ऐसा सरकार क्यों कह रही कि वैक्सीन सबको नहीं लगवाएंगे? क्यों सबके लिए जरूरी नहीं है? और अगर लगवानी है वैक्सीन और जिनको लगाई जाएगी उनमें प्रायोरिटी में कौन है, पहले किसको? अगर तो ये सारी चीजें हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इस पर क्या एक्सपर्ट्स का कहना है और क्या सरकार की सोच है कि किनको वैक्सीन की जरूरत है, किनको नहीं, सबको क्यों नहीं लगानी है और क्यों सबको नहीं लगाने से भी बात बन जाएगी। इन पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज ICMR के वो हैं पूर्व हेड, और डॉक्टर राहुल पंडित, मेंबर कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के, ये भी हमारे साथ होंगे। शाम 6 बजे देखिएगा जरूर। सबको जरूरी नहीं वैक्सीन, ये है हमारा खास शो। तो बंसल जी, शो को देखकर, शो के कंटेंट को देखकर चौंके कि नहीं चौंके आप?
बिल्कुल अनिल जी, देखिए सबसे बड़ी तो अनिल जी चौंकाने वाली बात, देखिए अनिल जी ये तो बहुत लोग जानते हैं कि किसको पहले लगेगी, बट ये जो अभी सरकार का नया स्टेटमेंट आया है कि सबको वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, चेन तोड़नी है, जो भी आपने हाईलाइट किया, तो अनिल जी ये समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए अनिल जी जब ये चीज आई है तो बिल्कुल मैं चौंका हूं अनिल जी, और इसके लिए शाम का अनिल जी शो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये है शाम का शो, मिस मत कीजिएगा। शाम का एक और शो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको हमको सबको पता है सुबह शाम हम डाउ देखते रहते हैं, और जब डाउ बंद होता है तो डाउ फ्यूचर्स देखते रहते हैं, बराबर है। सबको मालूम है तेजी इंपोर्टेड है, पैसे भी वहीं से आ रहे हैं, सेंटिमेंट भी वहीं से आ रहा है, काम वहीं से चल रहा है, बराबर ना कुणाल जी? सब कुछ वहीं से हो रहा है ना, सेंटिमेंट भी वहीं से सुधरता है हमारा। डाउ देख फ्यूचर नीचे देखते हैं तो मूड खराब हो जाता है, डाउ फ्यूचर ऊपर देखते हैं मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, डॉलर भी वहीं से आ रहे हैं, तो बराबर है, वहां देख रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं ना हम। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनिल जी रैली सारी विदेशी पैसों पर चल रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो बस अभी फिर हाँ, तो फिर जब वहां के बाजारों में इतना एक्शन है, इतनी तेजी है, तो फिर वहां पैसा कमाने की कोई स्कीम बताओ आप। और अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो फिर मैं आपको बताता हूं, और वो देखिए शाम को 8:30 बजे। अगर दुनिया भर में तेजी हो रही है तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? तो इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप भी कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कैसे संभव होगा, यही मनी गुरु में हम आज शाम को आपको बताने वाले हैं। इंटरनेशनल फंड्स में आप किस तरह से निवेश कर सकते हैं, रिस्क क्या है, फायदे क्या है, और क्या आपको अभी निवेश करना चाहिए तो कितना, शुरुआत कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखकर टैक्स ये कैसे लगता है, ये सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, बाहर के मार्केट से जुड़ी हुई। अभी आप तो सोच रहे होंगे कि मैं बाहर के मार्केट में कर सकता हूं भी कि नहीं कर सकता हूं, तो आप निवेश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 8:26 पर मनी गुरु इंटरनेशनल मार्केट, फायदे और जोखिम मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ये आपके लिए विशेष शो होगा। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। ओ कल तो एक्सपायरी का दिन है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सोमवार की छुट्टी आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार तो काम ही नहीं किया, एक्सपायरी बहुत जल्दी आ गई। 2 दिन ऐसे फटाफट निकल गए और फील ही नहीं हो रहा, थकान भी नहीं आ रही। तो चलिए, कल चुस्त दुरुस्त होकर एकदम स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के साथ, एकदम इसी मुस्कान के साथ कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे एक्सपायरी के दिन। तब तक के लिए एंजॉय योर इवनिंग, आराम से मजे करिए, और कल सुबह फिर से करिए मुलाकात। आप सबसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का। दीप और मुझे दीजिए इजाजत।